एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें आपको गिवन है सॉल्व दिस। ये z के आगे एफ डी डी डैश जो होता है वो भी गिवन है, वो एक्स वाई भी गिवन है। आपको इसमें करना है अपना सॉल्यूशन। तो जैसा कि आपको पता है एक्सरसाइज 4.2 के लिए जितने भी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं इनमें आपका एक स्टेप है सबसे पहला कि जो एफ डी डी डैश है उसके आपको करने हैं फैक्टर्स। यहाँ पे तो फैक्टर्स गिवन नहीं है, एग्जाम्पल 1 में फैक्टर्स गिवन थे, यहाँ पे आपको खुद से फैक्टर्स करने हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे फैक्टर्स करने का कोई भी पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि इस मेथड से आप फैक्टर्स कर सकते हो इजिली। इसमें आपको चाहिए प्रैक्टिस और साथ ही साथ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ हिट एंड ट्रायल भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसको आप किस तरीके से फैक्टर्स करोगे। देखो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे है डी स्क्वायर, तो मैं 2 ले लेती हूँ पहले, एक ये फैक्टर होगा एक ये फैक्टर होगा, मैं ऐसे मान के चल रही हूँ। ये बाकी सब सेम है आपका जेड ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। और ये भी देख के आपको पता लग गया होगा कि 2 डिफरेंट सी टर्म्स हैं, तो 2 पार्ट में आपका जो पर्टिकुलर इंटेग्रल होगा वो स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, वो तो चलो बात की बात है। यहाँ पे डी स्क्वायर है, तो मैं अगर ऐसे ले लूँ डी और डी, तो फर्स्ट टर्म डी इंटू डी, डी स्क्वायर आएगा आपका इस टाइप से। उसके बाद है आपका माइनस का डी डैश स्क्वायर। जस्ट मैं ये ऐसे नहीं कह रही कि ये पर्टिकुलर मेथड है कि आप किस तरीके से ट्राई कर सकते हो इनका जो स्प्लिट फॉर्म है वो लिखने का, बस ये मैं आपको बता रही हूँ। तो डी डैश का स्क्वायर है, तो ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे भी डी डैश हो और यहाँ पे भी डी डैश हो। ठीक है, तो डी डैश क्या आ जाएगा, डी डैश का स्क्वायर। बट माइनस का है तो एक जगह आपको माइनस लेना है, एक जगह आपको प्लस लेना है। तो वो आप जैसे मान लो आपने यहाँ पे प्लस ले लिया, यहाँ पे माइनस ले लिया, फिर आप इन दोनों को जब वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन में कुछ गड़बड़ आएगा। जब आप यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लेते हो तो फिर आपने यहाँ पे माइनस लिया, यहाँ पे प्लस लिया, अब जब आप इन दोनों को दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आपके पास यही टर्म आएगी इस टाइप से। ठीक है, जब ये आप लिख लोगे ना फैक्टर्स, इसको लिखने के बाद दोबारा से मल्टीप्लाई करके देखना कि क्या ये सेम आ रहा है या नहीं। क्लियर। उसके बाद रहता है हमारे पास लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म देखो माइनस का 2 है, तो ऐसे हो सकता है कि मैं यहाँ पे 2 लिखूँ, यहाँ पे 1 लिखूँ, 2 1 2 होता है, बट माइनस का 2 है तो अगेन कहाँ प्लस लगाऊँ और कहाँ पे माइनस, तो वो हिट एंड ट्रायल चलेगा आपका। ठीक है, आपको वो फिर मल्टीप्लाई कर करके देखना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे आपको और अच्छे से क्लियर होता रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस लेती हूँ और यहाँ पे माइनस, तब जाके मेरा जब मैं इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये सेम चीज़ आएगी। ठीक है, तो कोई भी पर्टिकुलर मेथड नहीं है फैक्टर्स बनाने का, जस्ट प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है और हिडन ट्रायल चाहिए। ये 3-4 चीजें जिससे आपके फैक्टर्स जो हैं वो हो जाएंगे। तो हो गए आपके फैक्टर्स। ये था आपका स्टेप 1। अब सेकंड स्टेप है आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जैसे कि आप सभी को पता है z इज इक्वल्स टू, पहले आप फॉर्म देखो किस फॉर्म के हैं आपके फैक्टर्स। ये जो आपके फैक्टर्स हैं ये किस फॉर्म के हैं, ए डी माइनस बी डी डैश माइनस सी, इस फॉर्म के हैं। जितने भी आपकी 16 फॉर्म्स थी आप उनमें से मैच करके देखो, आपको इसी फॉर्म के ही फैक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, और वो भी कौन से, जब यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले ए की बात आती है। ए आपको यहाँ पे 0 नहीं दिखा, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हम जो रूल 1 था अपना वो यूज करेंगे। तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसका क्या फॉर्मूला था, ई रेज टू पावर सी बाई एक्स। तो पहले तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देती हूँ, ए बी और सी क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, यहाँ पे बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है -2। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो ए डी माइनस बी डी डैश माइनस का सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस रखूं तो सी की क्या माइनस वैल्यू आएगी, तभी तो माइनस माइनस होके प्लस हुआ। उसके बाद इसके लिए अगर मैं लिखती हूँ तो यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी -1 और सी की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो इन सभी वैल्यूज का यूज करके लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या फॉर्मूला था, ई रेज टू पावर सी बाय ए एक्स। तो ई रेज टू पावर सी बाय ए, तो -2/1 करोगे तो -2x आ जाएगा सिंपली। ठीक है, फिर आपको पता है यहाँ पे 2 फंक्शंस आने वाले हैं क्योंकि 2 फैक्टर्स है, तो एक में आप ले लोगे phi1, इसके ब्रैकेट में होता था bx प्लस ay, तो b है यहाँ पे 1, a भी है 1, तो सिंपली x प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे क्या था, एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर फिर से c बाय ए एक्स, तो यहाँ पे c है 1 और a है 1, तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा e रेज टू पावर x, फंक्शन हम लेंगे phi2। अब आएगा bx प्लस ए वाई, तो यहाँ पे b तो आपका क्या है नेगेटिव है और a पॉजिटिव है, तो bx प्लस ए वाई, तो y तो आपका प्लस का आ जाएगा, x आएगा आपका माइनस का। ठीक है, अब देखो सिंक्रोनाइजेशन के लिए मीन्स ये थोड़ा आपका देखने में अच्छा लगे उसके लिए आप क्या कर सकते हो, x प्लस वाई को y प्लस एक्स लिख सकते हो। अदरवाइज इस टाइप से अगर आप लिख के आते हो तो कोई भी गलत नहीं कर सकता, बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, बस ऐसे है ना, यहाँ पे हमने y पहले लिख दिया तो इसको y पहले लिख दो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आता है हमारा थर्ड स्टेप जिसमें हम निकालते हैं पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालने के लिए मैं यहाँ पे पहले फॉर्म लिख देती हूँ। 1 अपॉन क्या होता है, एफ डी डी डैश, मतलब ये जो भी दोनों फैक्टर्स हैं वो लिखोगे d माइनस डी डैश प्लस 2 और यहाँ पे d प्लस
डी डैश माइनस वन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर इंटेग्रल दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, एक में एक्सपोनेंशियल वाला तो हम लिख देते हैं यहाँ ई एक्स माइनस वाई, फिर उसके साथ यहाँ पे क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, तो माइनस का साइन आएगा, बाकी फिर से सेम वही एक्स स्क्वायर वाई रहेगा यहाँ पे और ये सेम आ जाएगा डी प्लस डी डैश माइनस वन। ठीक है, तो हमें पता है पर्टिकुलर इंटेग्रल कैसे लिखते हैं, मान लो मैं ये लिख देती, फिर मैं लिखती एक्सपोनेंशियल वाला, फिर एक्स स्क्वायर वाई लिखती माइनस में। अब माइनस में है तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल एक साइड और एक्स स्क्वायर वाई एक साइड, मतलब ये वाली जो टर्म थी इस टर्म को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सेपरेट हो गई। ठीक है, अब ये वाली तो आपको पता होगा, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो केस नंबर 1 लगा के। ठीक है, और इसमें लगेगा आपका केस नंबर कौन सा था जिसमें एक्स की पावर समथिंग और वाई की पावर समथिंग होता है, केस नंबर 3 अभी हमने पढ़ा था, केस नंबर 3 था, तो वो हम केस लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए जैसे कि आपको बताया एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई होता है, तो अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू देखती हूँ तो वो 1 आएगी, बी की देखती हूँ तो वो आएगी माइनस का 1। ठीक है, तो इसका यूज करके हम इस वाले पार्ट को तो इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन, अब क्या करते थे आप एक्सपोनेंशियल वाले में डी के प्लेस पे ए पुट करते थे और डी डैश के प्लेस पे बी पुट करते थे, तो देखो डी के प्लेस पे आप पुट करोगे ए जिसकी वैल्यू है 1, माइनस में डी डैश के प्लेस पे आप पुट करोगे बी जिसकी वैल्यू है -1, तो माइनस यहाँ पे एक और -1 आएगा तो +1 हो जाएगा, प्लस का 2। उसके बाद यहाँ पे डी मतलब 1, फिर डी डैश मतलब -1 और यहाँ पे -1, ये आएगा एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर x माइनस वाई। इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो 1 अपॉन में देखो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 4 और यहाँ से आएगा आपका -1, तो -4 हो जाएगा, तो 1 अपॉन -4 एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर x माइनस वाई। तो ये जो फर्स्ट वाली टर्म थी आपकी पी आई की वो हो चुकी है सॉल्व। अब इसको आपको हाथ बिन लगाने, सेम सेम ऐसे चलता रहेगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म पे, यहाँ पे है आपका माइनस का ये, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, केस नंबर 3 लगा के यहाँ पे एक्स की पावर 2 वाई की पावर 1। तो इसमें क्या होता है आपको ये इनको इस तरीके से स्प्लिट करना होता है कि आप एक्सपेंशन कर सको, मतलब आपको एक्सपेंशन वाली फॉर्म लेके आनी है। अगर मैं यहीं से ही मान लो डी कॉमन ले लेती हूँ या डी डैश कॉमन ले लेती हूँ तो मुझे 2 टाइम्स स्प्लिट करना पड़ेगा क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स हैं। तो अब इस वाले केस में मुझे फैक्टर्स ना लेके कंप्लीट एक ऐसे लीनियर ले लेना है ताकि मैं एक ही बार कॉमन लूँ और फिर पूरा एक ऐसे एक्सपेंशन वाली फॉर्म बन जाए और मुझे एक ही बार क्या करना पड़े, पूरा एक्सपेंशन जो है वो अप्लाई करना पड़े। तो यहाँ पे क्या है 1 अपॉन में, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ, ओपन जब आप करोगे इसको तो सेम वही आ जाएगा आपका क्या, यहाँ पे आपको ऐसे मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, यहीं से ही देख लो ये सब चीजें आ जाएंगी आपकी। तो आप लिख लो यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस का डी डैश स्क्वायर प्लस का डी प्लस का 3d डैश माइनस का 2, यही आएगा आपका सॉल्व करके, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे कि मैंने आपको बोला ये -1/4 ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पे है माइनस, अब माइनस रहता है तो थोड़ा डिफिकल्टी तो रहती है कि माइनस है फिर आगे जाके सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये आगे जाके इस टाइप से सॉल्व होगा एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन में तो इतनी सारी टर्म्स आती है फिर उसमें आपको माइनस ऑपरेट करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, नीचे वाली टर्म्स में से माइनस कॉमन लो, उसको इसके साथ मर्ज करके प्लस बना दो। तो अभी मैं यहाँ पे साइन नहीं लगा रही, यहाँ पे देखो 1 अपॉन में, इससे अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो आपका है माइनस का 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद डी स्क्वायर है तो वो माइनस का बन जाएगा, माइनस का डी डैश स्क्वायर है तो वो प्लस का डी डैश स्क्वायर बन जाएगा, फिर उसके बाद प्लस का डी है तो माइनस का डी, और ये भी प्लस का 3d डैश है तो माइनस का 3d डैश। यहाँ से जो माइनस कॉमन आया वो इसके साथ मर्ज होके बन गया प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वापस से 1/4 -1/4 ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई एज इट इज रहेगा। अब आपको ऐसी फॉर्म बनानी है कि एक्सपेंशन वाली, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, जितना ईजी से ईजी हो सके हमें लेके चलना है। तो प्लस में 1 अपॉन में, इसमें से मैं ऐसा क्या कॉमन लूँ कि थोड़ा मतलब फॉर्म इजी भी रहे, कॉमन भी इजी आए, तो मैं कॉमन लेती हूँ 2। देखो आपने 2 कॉमन लिया है यहाँ पे बचा आपका 1, माइनस में डी स्क्वायर है तो इसमें तो 2 नहीं है, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा तभी मेरा 2 कॉमन है। जैसे डी स्क्वायर है, मैं एक बार करके दिखा देती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड, तो ये मल्टीप्लाई वाला तो चला गया कॉमन में, डिवाइड वाला यहीं पे रह गया, तो इसको हम लिखेंगे डी स्क्वायर बाय 2 इस तरीके से। अब यहाँ से लिखेंगे हम क्या, प्लस का डी डैश स्क्वायर, यहाँ से लिखेंगे माइनस का डी और माइनस का 3d डैश। इन सभी के डिवाइड में क्या आएगा आपका 2, क्योंकि इन सभी के पास 2 नहीं है, हमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो इन सभी के जो मल्टीप्लाई वाले 2 थे वो आ गए कॉमन, डिवाइड वाले 2 रह गए यहाँ पे, तो इसको हमने इस टाइप से लिख दिया, और जो एक्स स्क्वायर वाई है वो रहेगा आपका एज इट इज। अब देखो आगे हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे, बता देती हूँ कैसे करना है। अब यहाँ पे ये माइनस है, बट ये माइनस सिर्फ इसके लिए है, हमें क्या करना है, इस माइनस को सारे में से कॉमन ले लेना है।
ठीक है, ताकि वो माइनस हम ऐसे यहाँ पे लगा सके। तो इसका मतलब 1 माइनस, और ये सारे सेपरेट है, इस माइनस को फिर हमें ऑपरेट करना पड़ेगा इस पे, ठीक है। तो हम ऐसे माइनस लगाते हैं, तो जब हमने यहाँ पे माइनस लगाया तो माइनस का डी स्क्वायर प्लस का हो गया। अब ये प्लस का डी डैश स्क्वायर था, तो यहाँ पे अब कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। वैसे आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है, जस्ट मैं यहाँ पे बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे है माइनस का डी, तो माइनस का डी है तो क्या हो जाएगा, प्लस का डी माइनस का 3d डैश प्लस का 3d डैश। समझ गए ना, कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है बस। ठीक है, अब हम करते हैं आगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जब कभी भी आपके पास इस टाइप से पर्टिकुलर इंटीग्रल की फॉर्म होती है x रेज टू पावर समथिंग y रेज टू पावर समथिंग, तो आप सॉल्व करते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन बनाने के लिए ही हमने इतने सारे स्टेप्स किए हैं। पहले हमने 2 को कॉमन लिया, उसके बाद यहाँ से ये माइनस कॉमन लिया, और फिर अब मैंने चेंज जो किया है पिछले स्टेप से इस वाले स्टेप में, वो ये है कि ये वाली टर्म आपकी डिनोमिनेटर में थी, उसको मैं न्यूमरेटर में लेके चली गई, तो पार हो गई -1, क्योंकि हमें पता है एक्सपेंशन जो है हमारे पास वो इसी फॉर्म में ही अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पे आप एक्सपेंशन लगाओगे 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1 का। यहाँ पे ये 1 है माइनस, इसको हम x लेके चलेंगे और रेज टू पावर -1 है ही, तो इसका जो एक्सपेंशन होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। इसी तरीके से एक्सपेंशन होता है, ठीक है। अब पर्टिकुलर इंटेग्रल आपका एज इट इज रहेगा -1/4 ई रेज टू पावर x माइनस वाई। ये तो सॉल्व हो ही चुका है, तो ये आपका एज इट इज रहेगा। जो भी हमें करना है वो करना है इस वाली टर्म पे। सेकंड पार्ट जो है इंटेग्रल का, उस पे हाफ आपका कॉमन रहेगा। 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1, तो एक्सपेंशन कर लेते हैं 1 प्लस एक्स, तो x क्या हो जाएगा आपका यहाँ से डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर प्लस डी प्लस 3d डैश डिवाइडेड बाय 2। तो ये x एज इट इज आ गया। उसके बाद हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, मतलब फॉर्मूले में है एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे यहाँ से x क्या हमारे पास डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर प्लस डी प्लस 3d डैश डिवाइडेड बाय 2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर चाहिए क्यूब, तो इसी का ही क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ से प्लस डी प्लस 3d डैश बाय 2, इसी का ही हो जाएगा क्यूब, एंड सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा। फिर है एक्स स्क्वायर वाई। अब एक चीज जो मैं आपको, एक ट्रिक आप उसे बोल सकते हो जो मैं बताने जा रही हूँ, वो है क्या, यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर वाई, आपको पता है कि जो भी यहाँ से एक्सपेंशन आएगा ऑपरेट तो वो इसी पे ही होना है, एक्स स्क्वायर वाई पे। अब देखो एक्स स्क्वायर को आप कितने टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर को करोगे 2x आएगा, 2x को दोबारा से करोगे 2 आएगा, तीसरे टाइम 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। इसी तरीके से y को कितने टाइम कर सकते हो, y का डेरिवेटिव करोगे 1 आएगा, 1 का दोबारा से डेरिवेटिव करोगे 0 आएगा। मतलब x को आप सिर्फ 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हो और y को आप 1 टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हो। और आपको पता है यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो रहा है, d और d डैश। x को 2 टाइम कर सकते हो मतलब d स्क्वायर एप्लीकेबल है, y को 1 टाइम कर सकते हो, d डैश एप्लीकेबल है, मतलब d का क्या होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, d डैश का होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो मींस आप यहाँ पे क्या ट्राई करोगे कि इससे ज्यादा टर्म्स जो है वो इस एक्सपेंशन में ना जाएं, क्योंकि अगर उससे ज्यादा आप एक्सपेंशन करते हो तो वो टाइम कंज्यूमिंग है और वेस्टेज है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ d स्क्वायर d डैश तक की ही जरूरत है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सपेंशन। तो इस एक्सपेंशन में सबसे पहले हम पार वाइज करेंगे, लाइक 1 पार वाला पहले, फिर 2 पार्ट्स वाले, हाफ आपका कॉमन आ जाएगा यहाँ पे। पहले सिंगल पार वाले देखते हैं, तो 1 प्लस एज इट इज रहेगा ये तो। उसके बाद देखो यहाँ पे ये तो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, d और 3d डैश, ये कैसी टर्म्स हैं आपकी, ये सिंगल पार वाली टर्म्स हैं, तो यहाँ पे d बाय 2 है तो हम लिख लेंगे प्लस में d बाय 2, फिर है 3d डैश बाय 2, तो यहाँ से हो जाएगा 3d डैश बाय 2। उसके बाद आती है स्क्वायर वाली टर्म्स। ठीक है, तो स्क्वायर वाली टर्म्स हम यहाँ से लिख लेते हैं सेपरेट, यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर बाय 2 और माइनस का डी डैश का स्क्वायर बाय 2। इतना मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप बुक से करोगे तो बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं पहले प्रॉपर एक्सपेंशन करा रही हूँ, फिर जो बुक में फॉर्म है वही फॉर्म हमारी अपने आप बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, सारे लिख लिए हमने। उसके बाद आते हैं हमारे पास ये सेकेंड वाली टर्म, इसमें है स्क्वायर, तो इसको हम किसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर, जैसे हम a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, सेम इसी टाइप से। अब देखो अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करती हूँ तो यहाँ पे d रेज टू पावर 4 d डैश रेज टू पावर 4, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है कि d स्क्वायर तक चाहिए और d डैश तक चाहिए, यहाँ पे पार जा रही है 4, तो इनको तो करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आता है आपके पास ये दोनों टर्म्स, d बाय 2 है, 3d डैश बाय 2 है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मुझे चाहिए d स्क्वायर, तो मैं d बाय 2 का स्क्वायर कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, d बाय 2 का क्या कर दिया स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम ऐसे प्लस में d बाय 2 का स्क्वायर, इस टाइप से, ये हो गया। फिर यहाँ पे है 3d डैश बाय 2, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो आएगा 3d डैश बाय 2 का होल स्क्वायर, इस टाइप से, तो वो भी हम ले लेते हैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है,
ठीक है, बट आपको मुझे क्या करना है, बुक से भी रिलेट करके समझाना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3d-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन आपका क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। ओके, हाँ एक चीज ध्यान रखना, 3d-2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, डी डैश ओनली, डी डैश का स्क्वायर नहीं है। उसके बाद और मैं यहाँ से क्या ले सकती हूँ, अगर मैं डी डैश वाली टर्म लूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डी भी डिफरेंशिएबल है, डी डैश भी डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ से ये डी डैश इन दोनों टर्म्स को मैं कंबाइन कर सकती हूँ। हाँ ये चीज आप ध्यान रखना, जैसे ये लगा लो मैंने कर लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या होता है 2ab, मतलब अगर आपको दो टर्म्स को कंबाइन करना है तो आपको 2 लगाना पड़ता है। देखो मैं एक बार अच्छे से समझा देती हूँ, a प्लस बी के होल स्क्वायर, जब ये अगर आप सेपरेट ले रहे हो तो इनका सेपरेट ऐसे स्क्वायर हो जाता है ना, बट अगर आप दो टर्म्स को कंबाइन कर रहे हो फिर क्या आता है 2ab, 2 आता है ना साथ में, तो उसी टाइप से हम यहाँ पे लेंगे 2, यहाँ पे a लिया मैंने d/2 और उसके बाद b लिया 3d-2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d-2। और टर्म आप कौन सी कॉमन ले सकते हो, एक आप ले सकते हो ये वाली d डैश का स्क्वायर और d, बट आपको पता है कि d डैश का स्क्वायर लेके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टर्म है d डैश की, तो ये वाली टर्म हम स्किप करेंगे। कौन सी ले सकते हैं, एक अगर मैं d स्क्वायर ले लूँ और उसके साथ में अगर मैं d डैश ले लूँ तो वो सही हो जाएगा, d स्क्वायर भी आ जाएगा, d डैश भी आ जाएगा। तो साथ में मैं लेती हूँ यहाँ पे 2, दो टर्म्स को कंबाइन करें तो 2 जरूर लगाएंगे। ठीक है, 2 यहाँ पे मैंने ले लिया एक 3d-2 जिससे मेरा d डैश आ जाएगा, एक मैंने ले लिया यहाँ पे d²/2 जिससे मेरा क्या आ जाएगा, d स्क्वायर आ जाएगा। ये जो स्टेप मैं करा रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे ध्यान से समझना। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, बट इसको समझना अच्छे से है, क्योंकि अगर ये एग्जाम्पल आपका एग्जाम में आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, फटाफट ऐसे करते जाना है। और ये आया हुआ है केयू वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। अब और मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ इसमें से, मुझे और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं इसकी पावर 4 करती हूँ, इसकी पावर 4 करती हूँ, या इन दोनों को कंबाइन करती हूँ, ये सब जो है वो इन सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या देख के आपको ये सारी टर्म्स लेनी है, वो है ये। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे इस वाली टर्म पे, यहाँ पे जा रहा है आपका क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। इसका अगर मैं क्यूब करती हूँ पार जाएगी 6, इसका क्यूब करती हूँ तो उसकी भी पार जाएगी 6, जो कि मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद a क्यूब प्लस बी क्यूब के बाद आपके पास आता है 3a²b, फॉर्मूले में होता है ना, फॉर्मूला लिख ही देती हूँ मैं यहाँ पे, a प्लस बी के होल क्यूब का क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a²b प्लस 3b²a, इस टाइप से होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि a क्यूब बी क्यूब तो हम कर ही नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा ही ऊपर जाएगा। इनका भी अगर मैं क्यूब करती हूँ तो डी क्यूब और डी डैश का क्यूब, जो कि मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद 3a² भी 3b² है, ये हम सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे चाहिए d² d डैश, तो d² किसका होगा, जैसे यहाँ पे मेरे पास है a का स्क्वायर, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तब जाके वो d² बनेगा। अगर मैं पहले से ये वाला ले लेती हूँ d², तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो वो d की पावर 4 चली जाएगी। तो एक टर्म मैं लूंगी यहाँ पे d/2, जिसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे d/2 का स्क्वायर। उसके बाद मुझे d² तो बन गया, यहाँ पे मुझे चाहिए d डैश, तो d डैश b वाला तो सिंगल ही है, तो मैं यहाँ से ले लूंगी 3d-2 इस टाइप से। ठीक है, ये ले लिया आपने, साथ में है आपके पास x²y। अब और मुझे कुछ एक्सपेंशन यहाँ पे नहीं दिख रहा है जो कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंटेग्रल में यूज हो, तो और कोई भी टर्म मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब आप देखो इसको हम सॉल्व करेंगे और बुक में जो फॉर्म है आपकी वो प्रॉपर सेम फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पे हम करते हैं, देखो पर्टिकुलर इंटेग्रल इज इक्वल टू -1/4e⁻x-y। ये कितना ईजी था ना, एक स्टेप में ही सॉल्व हो गया। ऐसे होने चाहिए क्वेश्चंस, बट अगर आप इनकी भी प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ईजी है, बट आपको ना देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे किया था मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कर कैसे दिया। जब मैंने 2-3 टाइम्स प्रैक्टिस करी इसकी प्रॉपर ऐसे लिख के समझ के विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूले, जैसे मैंने खुद समझा है ना वैसे ही मैं आपको समझा रही हूँ। और मुझे लगता है कि अगर मुझे समझ में आ गया है तो अगर मैं किसी और को समझा रही हूँ तो उसे भी समझ में आ ही जाना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो -1/4e⁻x-y ये एज इट इज रहेगा, 1/2 भी आपका एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ से शुरू हो जाते हैं, ये 1 प्लस है, ये भी एज इट इज रहेगा। फिर जो सिंगल वाली टर्म्स हैं उन्हें तो हम ऐसे ही लिखेंगे d/2 प्लस 3d-2। अब देखो यहाँ पे d²/2 और एक और टर्म है d² वाली जो कि ये है, तो इसमें से हम क्या लेंगे, d² कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या किया, d प्लस का d² कॉमन लिया, यहाँ से आ जाएगा 1/2। और यहाँ पे देखो जब आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, d²/4, तो d² तो कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा 1/4। उसके बाद हम क्या लेते हैं, उसके बाद d-² वाली टर्म, तो d' मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा माइनस का 1/2, यहाँ से बचेगा 9/4, क्योंकि इसका आप स्क्वायर करो तो 9 d' का स्क्वायर/4 आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 9/4 माइनस का 1/2।
ये आ जाएगा। उसके बाद हम क्या लेते हैं कॉमन, जो डी डी डैश वाली टर्म्स है हमें दिख रहा है यहाँ पे, देखो 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से भी ये 2 कैंसिल, यहाँ से मैं लिख सकती हूँ 3d-d/2, तो यहाँ से मैंने लिख लिया 3/2 d उसके बाद कौन सी टर्म्स आ रही है यहाँ पे, फिर है आपके पास d' वाली, d² वाली, ये वाली टर्म्स हैं, तो इनको मैं लिख लेती हूँ इकट्ठा करके। तो यहाँ पे मेरे पास है 3/2 d²d'। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपके पास ये, तो यहाँ से कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, अगर मैं इसका जब स्क्वायर करूंगी तो d²/4 आएगा, तो 3 3 हो गया 9, फिर यहाँ पे जो 4 आएगा वो 2 के साथ इंटू होके हो जाएगा 8, यहाँ से होगा d²d', तो हम यहाँ पे लिख देंगे d²d'। ये वाली टर्म आ गई आपकी यहाँ पे, है ना, d²d' वाली, d²d' वाली। उसके बाद यहाँ पे कोई भी टर्म आपकी काम की नहीं थी, ऐसे एक्सपेंशन तो आप और 6 7 टर्म ले जाओ, एक्सपेंशन तो चलता ही रहेगा, तो हमें इतनी एक्सपेंशन करनी है। यहाँ पे बचेगा आपका x²y। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्किप हो गया था, लास्ट लाइन में हमने किया क्या है, हमें हमारे पास सिर्फ ये 2 टर्म्स रह गई थी, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा 3/2 d²d', वो हमने लिखा। फिर यहाँ पे जब आप d/2 का स्क्वायर करोगे तो d²/4 आएगा। अब यहाँ पे कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा, तो 3 3 9, यहाँ पे जो 4 आएगा वो 2 के साथ इंटू होके 8, तो 9/8 आ गया। उसके बाद यहाँ से होगा d²d', तो वही सेम लिखा है, और फिर ब्रैकेट में x²y, बस इतना ही किया है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं और अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे चल रहा है हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल, फर्स्ट टर्म आ चुकी है -1/4 e⁻x−y, फिर प्लस में हाफ। अब हम क्या कर लेते हैं, इस ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स है ना उनको सॉल्व करके लिख लेते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे है सबसे पहले 1, फिर है d/2, फिर है 3d'/2, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है। उसके बाद है 1/2 + 1/4 d²। अब इन दोनों का एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3/4, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3/4 d²। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा 7/4, तो 7/4 d' का स्क्वायर। उसके बाद है 3/2 d', फिर है यहाँ पे प्लस का 3/2 d²d' प्लस का 9/8 d²d'। तो जो भी टर्म्स हमारी अनसॉल्व थी उन्हें हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ पे एक्सपेंशन चलता रहेगा x²y। अब नेक्स्ट टर्म में आपको क्या करना है कि ये जो x²y है इसको इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेना है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं साथ साथ कराते जा रही हूँ। माइनस का 1/4 e⁻x−y एज इट इज प्लस हाफ एज इट इज। जब आप x²y को 1 से इंटू करोगे तो x²y आ जाएगा। उसके बाद है क्या d/2, तो मतलब 1/2 तो एज इट इज रहेगा। d का मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो y कांस्टेंट रहेगा, x के रिस्पेक्ट में आपको करना है। ठीक है, और डेरिवेटिव भी कैसा होता है, पार्शियल, इसलिए मैंने y को क्या रखा, कांस्टेंट रखा। x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, लिख लिया आपने। उसके बाद हमारे पास 3/2 d', तो 3/2 d' मतलब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट आप इंटू करोगे तो इसके साथ जाएगा, तो x² तो कांस्टेंट रहेगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y1। उसके बाद 3/4 d² मतलब आपको इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स, तो फर्स्ट टाइम करोगे तो 2x आएगा, उसके बाद दोबारा से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और y आपका क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। फिर है प्लस का 7/4 d' का स्क्वायर, d' मतलब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2 टाइम्स, तो फर्स्ट टाइम तो 1 आएगा, सेकेंड टाइम आ जाएगा 0, तो ये टर्म ही आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है 3/2 d', तो प्लस का 3/2 d', दैट मीन्स आपको किसके, x के रिस्पेक्ट में भी करना है, y के रिस्पेक्ट में भी करना है। सबसे पहले आपने d' अप्लाई किया, मतलब y के रिस्पेक्ट में किया, तो x² आएगा ओनली, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब x² का जब आप करोगे फिर से x के रिस्पेक्ट में, तो 2x आएगा, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे है 3/2 d²d', तो d² अभी रहने देते हैं, d' जब आपने किया तो आपका x² आएगा ओनली y के रिस्पेक्ट में जब आप करोगे। अब d² मतलब x² का आपको 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है, एक टाइम हो जाएगा 2x और दोबारा हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 बचेगा। फिर है 9/8 d²d', तो दैट मीन्स आप क्या करोगे, पहले d' का किया तो ओनली x² आया, x² को और 2 टाइम्स करोगे तो एक बार 2x और दोबारा होके आ जाएगा आपका 2, इसी टाइप से चलता रहेगा। अब x²y आपका हमने सारा ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आपका एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, पर्टिकुलर इंटेग्रल चल रहा है आपका, काफी लेंथी सा हो गया ना, बट अच्छे से करना है। -1/4 e⁻x−y प्लस हाफ, क्या बचेगा आपका, सबसे पहली टर्म x²y, उसके बाद सेकेंड टर्म देखो 2 से 2 कैंसिल होके क्या आ गया, xy आ गया। उसके बाद 3/2
एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, तो 3/2y बचेगा ओनली आपका, 3/2y। नेक्स्ट टर्म आ गई थी हमारी 0, तो प्लस में 0 लिखेंगे। फिर यहाँ से अगर आप देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा आपका ओनली 3x। उसके बाद यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 2 4 ज़ा 8। ये टर्म आपकी इस टाइप से थी ना, तो अब आप क्या करोगे, 3 प्लस में 9/4, इसका एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 21/4। ठीक है, तो इसी टाइप से आपका हो गया सॉल्व, प्लस में डॉट डॉट ऐसे लगा देना। ठीक है, तो हमारा आ गया यहाँ पे पर्टिकुलर इंटेग्रल। अब एट लास्ट हमें क्या लिखना होता है, जनरल सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन हम डिनोट करते हैं जेड से। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है जो कि होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। देखो आपकी काफी सारी एग्जाम्पल्स में, इस बुक में जो काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं उनमें ये फॉर्मूला नहीं लिखा है, बट आपको लिख के आना है। ठीक है, अब आप लिखोगे z इज इक्वल्स टू, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया था हमारा, e रेज टू पावर -2x 5/1y प्लस x, जो भी आया था मैं वही लिख रही हूँ यहाँ पे, प्लस e रेज टू पावर x 5/2y माइनस x, ये आया था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पर्टिकुलर इंटेग्रल ये जो आया है कंप्लीट आपको वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जो भी हमारा ये रहा ना अभी आपके सामने, यहाँ से -1/4 से ये कंप्लीट लास्ट तक ये आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। इसी के साथ कंप्लीट होता है एग्जाम्पल 2। थोड़ा सा लेंथी था और वो भी इसलिए क्योंकि हमें एक्सपेंशन करनी थी, उसमें समझने की ज़रूरत थी। जो भी वो ट्रिक मैंने आपको बताई है x2y वाली, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमें किस टर्म तक चाहिए। ठीक है, अब आपको अंदाज़ा लग गया तो आप उसी टर्म तक एक्सपेंड करोगे, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा तो करोगे नहीं, और विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले की हेल्प से लेना। नहीं तो आप यही कहते रह जाओगे कि 2 कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया, बट अगर आप फॉर्मूले की हेल्प से करते हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3a² होता है, a² अगर आप ले रहे हो तो 3 आएगा। ठीक है, 2ab होता है, अगर आप a भी ले रहे हो तो 2 आएगा, इस तरीके से। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें भी आपको गिवन है सॉल्व दिस इज इक्वल्स टू x² sin x प्लस वाई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको राइट हैंड साइड देख के पता लग जाएगा कि आपको कौन सा केस अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इनिशियल स्टेप्स कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा इक्वेशन को सिम्प्लिक फॉर्म में लिखना। तो जैसे कि आपको इक्वेशन ऑलरेडी सिम्प्लिक फॉर्म में गिवन है, फर्स्ट स्टेप आपका हो गया। फिर सेकेंड स्टेप होता है आपका कि जो z का ये जो कोफिशिएंट आपको दिख रहा है f(d)d', इसको आपको फैक्टराइजेशन करना होता है, इसको स्प्लिट करना होता है। तो उसको आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे सिंपली कुछ आपके ऐसे होते हैं f(d)d' जो कि फैक्टर्स में इजीली स्प्लिट नहीं होते। उसके लिए भी मैंने आपको बता रखा है कि आपको प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है कि हाँ हम इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये वाला तो इजी है, ये तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे जैसे आपके पास है यहाँ पे d² प्लस d(d') माइनस का 6d डैश का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे क्या हो गया, d² प्लस का d(d') माइनस का 6d' का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपकी एज इट इज रहती है, जो मिडल वाली टर्म है वो स्प्लिट होती है। तो d(d') को हम किस तरीके से स्प्लिट करें कि प्लस माइनस करने पे d(d') आए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, माइनस का 6d² d' का स्क्वायर ये आए। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, प्लस का 3d(d') माइनस का 2d(d'), मिडल टर्म तो आप सभी को आता है। अब इसको देखो मैं प्लस करूंगी, प्लस का 3d(d') माइनस का 2d(d'), क्या आएगा, प्लस का d(d'), उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा माइनस का 6d² d' का स्क्वायर। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से मैंने कॉमन लिया d, तो मेरे पास बचा यहाँ पे 3d प्लस 3d'। लास्ट टू टर्म्स में से मैंने कॉमन लिया यहाँ पे माइनस का 2d', तो मेरे पास बचा यहाँ पे d प्लस 3d' इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से d प्लस 3d' कॉमन ले लो, तो यहाँ से d प्लस 3d' हमने कॉमन लिया, तो बचा आपका फर्स्ट में से d और यहाँ से माइनस का 2d' इज इक्वल्स टू 0। और आप देख सकते हो यही दोनों टर्म्स आपके फैक्टर्स में यहाँ पे लिखी हुई है। अब थर्ड स्टेप होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटेग्रल, इन सभी के लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पूरी टेबल दिखा रखी है और आई होप आपने उसको याद भी कर लिया होगा। तो उसी के बेसिस पे हम लिखेंगे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो उसको लिखने के लिए आपको पहले ये जो स्प्लिट आप करते हो ये फॉर्म्स देखनी होती है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि सी वाले तो कोई टर्म यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं है। ये जो दोनों ही फॉर्म्स है ये है AD माइनस BD' फॉर्म की। ये फॉर्म थी ना आपके पास एक AD माइनस BD', जो मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी पर्टिकुलर इंटेग्रल की, उसमें आप थर्ड वाला केस देखना, थर्ड वाली लाइन, उसमें ये फॉर्म गिवन है AD माइनस BD'। जब भी इस तरीके की फॉर्म गिवन हो तो उसके लिए आपके पास जो
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो आप क्या लिखते हो, फाई ऑफ बी एक्स प्लस ए वाई। ध्यान रखना इस तरीके की फॉर्म के लिए आप लिखते हो फाई ऑफ बी एक्स प्लस ए वाई। अब हमें पता है यहाँ पे हमारे दो फैक्टर्स हैं, तो हम फाई वन फाई टू लेके चलेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम डिनोट करते हैं जेड से। जेड इज इक्वल्स टू फाई वन बी एक्स प्लस ए वाई, तो बी और ए की पहले वैल्यू निकालेंगे इसके लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए डी माइनस बी डी डैश, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1y मीन्स y, और b की वैल्यू है 2, तो हम यहाँ पे 2 मतलब 2x प्लस वाई या फिर y प्लस 2x कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड है फाई 2, तो यहाँ से हमें a और b की पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ad माइनस बी डी डैश होता है, तो a की वैल्यू तो हो गई यहाँ से 1 और b की वैल्यू हो गई -3। अब हमें लिखना है फाई टू बी एक्स प्लस ए वाई, तो b है आपका -3, तो -3x प्लस y हो जाएगा, जिसे हम y -3x भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ ये भी क्यों लिखा है। यहाँ पे हो रहा था हमारा इस तरीके से -3x प्लस वाई, बट ये एक प्रॉपर फॉर्म नहीं है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y -3x। तो जब आप सेकंड टर्म को y -3x लिखोगे, फर्स्ट टर्म आपने लिखी हुई है 2x प्लस वाई, तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए मीन से देखने में अच्छा लगे, प्रॉपर एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लगे, उसके लिए हम इस वाली टर्म में भी y को आगे कर देते हैं, 2x को पीछे कर देते हैं, सिर्फ इतना सा फर्क है। अगर आप ऐसे लिख के आओगे 2x प्लस वाई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब फोर्थ स्टेप में हमारे पास आता है क्या, पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन एफ डी डी डैश, जो भी डी डी डैश का फंक्शन है वो, और यहाँ पे हो जाता है एफ ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे हमने वही लिख लिया, डी डी डैश के जो दोनों फंक्शंस थे, दोनों टर्म्स थी वो लिखी, उसके बाद राइट हैंड साइड जो भी थी इक्वेशन की वो लिख ली। अब आप देखो यहाँ पे देख सकते हो इजीली हमारे पास जो ये फॉर्म है ये कोई भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो इस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए हम ट्राई करेंगे कि इसको कुछ एक प्रॉपर फॉर्म में रिड्यूस कर सकें। जैसे ही वो उस प्रॉपर फॉर्म में रिड्यूस होगा तो फिर हम पर्टिकुलर इंटेग्रल का जो भी उस फॉर्म के लिए जो भी सॉल्यूशन होता है वो हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे है साइन एक्स प्लस वाई, ध्यान से सुनो। ये फॉर्मूला जो है वो है ई रेज टू पावर आयोटा थीटा का, आप सभी को पता होगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। साइन थीटा जो है वो ई रेज टू पावर आयोटा थीटा का इमेजिनरी पार्ट है, इतना आपको पता है कि ये वाला रियल पार्ट है, इसमें ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा के साथ जो आता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और फर्स्ट वाली टर्म आपकी रियल होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो ई रेज टू पावर आयोटा थीटा का इमेजिनरी पार्ट है, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा, थीटा के प्लेस पे यहाँ पे एक्स प्लस वाई, ये आप ध्यान रखना, साइन थीटा होता है, थीटा के प्लेस पे एक्स प्लस वाई है, तो ई रेज टू पावर आयोटा थीटा अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी ई रेज टू पावर आयोटा एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो साइन थीटा इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो इसके प्लेस पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये सब आपका सेम रहेगा एक्स स्क्वायर तक, ये किसका इमेजिनरी पार्ट है, ई रेज टू पावर आयोटा एक्स प्लस वाई का। और ये मैं किस लिए कर रही हूँ, ताकि ये जो फॉर्म है हमारी ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो जाए, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं पढ़ा कि आपका अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों साथ में है, तो हमने कोई ऐसा केस पढ़ा है कि ये दोनों साथ में और हम इसको सॉल्व कर सके, नहीं। तो हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सिर्फ इसीलिए हम ये सब जो है यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इतना तो हमें पता है इमेजिनरी पार्ट है इसका, तो हमने इस टाइप से लिख दिया। अब आप अगर इसको नोटिस करो, ये हमारा बन चुका है केस 4, जो भी हमने इस वाले एक्सरसाइज में पर्टिकुलर इंटेग्रल पढ़े थे उसी का ही केस 4 है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बाय आर्टिकल 4.5। ये केस दिख रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें क्या होता है, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आ जाती है आगे, उसके बाद हम यहाँ से एक्सपोनेंशियल वाली टर्म से a और b की वैल्यू निकालते हैं, ई रेज टू पावर ax प्लस बी वाई। तो अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू निकालूंगी वो भी आयोटा आएगी, b की निकालूंगी वो भी आयोटा आएगी, क्योंकि ई रेज टू पावर आयोटा x प्लस आयोटा y है। ठीक है, फिर हमें क्या करना होता है, जैसे एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आगे आई, यहाँ पे जो डी डी डैश है, डी के प्लेस पे हम पुट करते हैं डी प्लस ए, डी डैश के प्लेस पे पुट करते हैं डी डैश प्लस बी। यहाँ पे देखो 1 अपॉन में डी माइनस 2 डी डैश है, अब डी के प्लेस पे मुझे डी प्लस ए पुट करना है, डी प्लस ए की वैल्यू आयोटा मतलब डी प्लस आयोटा, माइनस का 2 डी डैश है, तो माइनस का 2 डी डैश के प्लेस पे मुझे पुट करना है डी डैश प्लस बी, बी की भी क्या वैल्यू है आयोटा, तो इसके प्लेस पे मैंने पुट कर दिया डी डैश प्लस आयोटा। फिर है डी प्लस 3 डी डैश, तो डी प्लस 3 डी डैश, ये हमने पुट कर दिया सारा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर आयोटा एक्स प्लस वाई ये हो गया। उसके बाद 1 अपॉन, यहाँ पे देखो सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा हमारा, ये है डी प्लस आयोटा, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2 डी डैश, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा। अब देखो प्लस आयोटा माइनस का 2 आयोटा, माइनस का आयोटा बचेगा, तो डी माइनस 2 डी डैश माइनस का आयोटा, ये आ गया। यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या बचेगा हमारा, डी प्लस आयोटा
प्लस का 3d डैश प्लस का 3 आयोटा। तो यहाँ से ये आयोटा ये 3 आयोटा 4 आयोटा हो जाएगा, तो d प्लस 3d डैश प्लस 4 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाली जो फॉर्म है जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ी थी पर्टिकुलर इंटीग्रल की, वही फॉर्म बन चुकी है। x रेज टू पावर m और y रेज टू पावर n वाली पढ़ी थी। तो यहाँ पे x रेज टू पावर 2 है, y रेज टू पावर आप ऐसे 0 कर सकते हो, मतलब जस्ट समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही अप्लाई करेंगे, और हमें पता है इस टाइप की जो फॉर्म होती है पर्टिकुलर इंटीग्रल की, वो सॉल्व होती है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन। अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल भी उसी के बेसिस पे किया है, तो हमें यहाँ पे फॉर्म बनानी पड़ेगी एक्सपेंशन वाली, उसी के बाद ही हम एक्सपेंशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाली टर्म में से मैं माइनस आयोटा कॉमन ले लेती हूँ, सेकेंड वाली में से मैं 4 आयोटा कॉमन ले लेती हूँ। आयोटा कॉमन लेने का रीजन ये है कि आपका एक तो आयोटा आयोटा सेपरेट भी हो जाएगा और साथ ही साथ सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने माइनस आयोटा कॉमन लिया, यहाँ से 4 आयोटा कॉमन लिया। जब मैंने माइनस आयोटा में यहाँ से कॉमन लूंगी तो देखो माइनस आयोटा कॉमन लिया, इसके प्लेस पे तो बचेगा 1। उसके बाद यहाँ से आप माइनस कॉमन ले रहे हो, तो ध्यान रखो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, d माइनस 2d आयोटा है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा क्योंकि आप माइनस कॉमन ले रहे हो। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस तो नहीं है, तो आपको माइनस का साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद इन दोनों के साथ तो आयोटा नहीं है, तो हमने क्या किया, इन दोनों के साथ आयोटा को मल्टीप्लाई किया, आयोटा को डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई वाला आयोटा तो आ गया कॉमन, डिवाइड वाला आयोटा आपका ये रहा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से अगर मैं 4 आयोटा कॉमन लेती हूँ तो अगेन इन दोनों के साथ तो आयोटा 4 आयोटा नहीं है, तो मुझे 4 आयोटा से डिवाइड और 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो मल्टीप्लाई वाला था वो तो यहाँ पे कॉमन आ गया। यहाँ पे बचा आपका क्या, d प्लस 3d डैश अपॉन में 4 आयोटा, ये हो गया। इसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर, तो वो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। इस स्टेप में एक चेंज क्या कर रखा है कि ये सभी जो प्रोसेस थी हो रही थी आपके डिवीजन में। यहाँ पे क्या हो गया, ये जो डिवाइड में आपकी, जैसे इसको अगर मैं डिवाइड में लिखूं तो इसकी पार क्या है 1, न्यूमरेटर में जाती इसकी पार क्या कर दी -1, सेम यहाँ पे इसकी भी पार 1 थी तो न्यूमरेटर में जाके क्या कर दी -1, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक और स्टेप आप यहाँ पे ऐड करोगे जिसमें आप डिनोमिनेटर में ये सारी चीज कॉमन लोगे, उससे नेक्स्ट स्टेप में आप ये वाला स्टेप लिखोगे जिसमें आप ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको न्यूमरेटर में लेके गए हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 4 यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर। इतना आपको पता होगा कि आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है माइनस आयोटा का स्क्वायर, मतलब माइनस, और इसकी वैल्यू -1, तो माइनस माइनस वैल्यू हो जाएगी +1, तो यहाँ पे ओनली 1/4 बचा आपका। e रेज टू पावर आयोटा x प्लस वाई एज इट इज। यहाँ पे आपको अगर एक्सपेंशन का फॉर्मूला याद हो, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1 का फॉर्मूला क्या होता था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इस टाइप से। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स, ये पूरा कंप्लीट आपका एक्स है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन चलता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1। तो जब यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस है, माइनस में सारे पॉजिटिव साइन आते हैं, जब प्लस होता है तो ऑल्टरनेट साइन आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव है आपका 1, उसके बाद नेगेटिव में हो जाएगा x, फिर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब एंड सो ऑन चलता रहेगा। एक्स स्क्वायर है आपका, वो आपने एज इट इज रखा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये सब सेम है, 1/4 सेम है। यहाँ से आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लो तो आयोटा स्क्वायर आएगा। मान लो मैंने यहाँ पे लिया, इन दोनों का एलसीएम आयोटा स्क्वायर आया, ठीक है। 1 को हमें सेपरेट रखना है। उसके बाद यहाँ से जब मैं करती हूँ तो एक आयोटा आता है, जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो आयोटा आएगा, फिर जो आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आयोटा से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अभी यहाँ पे समझो ये पॉजिटिव साइन है। उसके बाद यहाँ से अगर आप देखोगे दोनों सेम है तो ये ऊपर वाले भी सेम आ गए। बस आपने क्या करा, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको बताइए जो एलसीएम में आया है आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है -1, तो इसकी वैल्यू -1 होने की वजह से जो दोनों पॉजिटिव साइन थे क्या हो गए, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में -1 है तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गए। आई होप ये वाली फर्स्ट टर्म आपको क्लियर होगी। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म में आपको क्या करना है, सेम वही सॉल्व करना है। तो 1 को हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी साइन चेंज हो रहे हैं, बट कैसे हो रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे इन दोनों का आपने एलसीएम लिया, एलसीएम जब लोगे तो आएगा आपका 16 आयोटा स्क्वायर, फिर इसको इससे डिवाइड करो। अब देखो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है, ये सेम टर्म मैंने यहाँ पे लिख ली है, कंप्लीट सेम टर्म है यहाँ पे, और इसको मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाने वाली हूँ, ठीक है। इतना स्पेस नहीं था बुक में, तो ये टर्म आपने लिखी यहाँ पे। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे तो 16 आयोटा स्क्वायर आया। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, जो भी आते हैं उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनको जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास आया 4 आयोटा। 4 आयोटा को आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में यहाँ पे ये दोनों सेम है तो डिवाइड करने पे 1 आएगा, एंड 1 इंटू दिस इज दिस, ये वापस से यही आ जाएगा। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इतना आपको पता है। ये वाला -1 जब यहाँ पे मर्ज होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे 16 को आपने दोनों के साथ सेपरेट कर दिया, दोनों के डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ, 4 4 इज 16, और यहाँ से तो कुछ नहीं होगा। एक और स्टेप आपने क्या किया, यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, बाकी सब सेम है। अब मैं यहाँ पे आपको ये भी बता देती हूँ, एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे ऑपरेट करते हैं तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, उसके बाद यहाँ पे आयोटा बाय 4 तो है ही आपका, आयोटा बाय 4। अब d प्लस 3d डैश है, मतलब d मतलब कि आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का जब आप करते हो तो 2x आएगा। बात आती है d डैश की, तो d डैश होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, बट यहाँ पे तो y आपको दिख ही नहीं रहा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो हम लिख देंगे प्लस में 0। फिर आता है नेक्स्ट आपका यहाँ पे प्लस का 1/16 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे एक चीज और जो आपको ध्यान रखनी है, 16 आयोटा स्क्वायर को आप दोनों के डिनोमिनेटर में लेके गए थे, तो यहाँ पे था आपका माइनस, तो यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आई -1, उससे ये माइनस प्लस हो गया, बट यहाँ पे प्लस है तो इसकी जो वैल्यू है -1, तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये चीज आप ध्यान रखोगे। यहाँ पे भी हो जाएगा आपका माइनस का 1/16, ठीक है। अब आपका यहाँ पे देखो क्या बचा है, अब हमें एक्स स्क्वायर को इसके अंदर ऑपरेट करना है, डी स्क्वायर का मतलब कि आप इसका डेरिवेटिव करो 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फर्स्ट टाइम अगर हम करते हैं तो 2x हो जाएगा, सेकंड टाइम अगर हम करते हैं तो 2 हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे डी डैश, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे तो y की कोई भी टर्म नहीं है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। उसके बाद फिर से यहाँ पे y की भी कोई टर्म नहीं है, और डी डैश का स्क्वायर मतलब डेरिवेटिव 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका भी हो जाएगा 0। तो आपके पास बचेगा यहाँ पे, वो मैं लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल होकर आयोटा बाय 2 बचेगा, और यहाँ पे 2 8 16, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 1/8। तो ये चीज मैंने आपको यहीं पे सॉल्व करा दी, क्योंकि बुक में स्पेस नहीं था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो सेम चीज हमारी आई थी, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा बाय 2 माइनस का 1/8, सेम वही यहाँ पे आया है। और ये जो फर्स्ट टर्म थी हमारी, ये सारी एज इट इज है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। अब हम इसके आगे करते हैं, ये वाला स्टेप आप नोट कर लोगे अपनी नोटबुक में। अब आप अपनी प्रीवियस वाली टर्म में देखोगे तो इसमें हमारे पास यही था स्टार्टिंग में, e टू पावर आयोटा एक्स प्लस वाई 1/4। अब आपको क्या करना है कि जो लास्ट में आपके पास टर्म आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स बाई 2 माइनस 1/8, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। 1/4 के बाद जो आपका 1 है उससे आपने मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। 1 के बाद आपकी टर्म है माइनस आयोटा डी माइनस 2d डैश, मतलब इसको आपको अप्लाई करना है इस पे। तो देखो डी डैश वाली टर्म को तो आप क्या कर दो, हटाई दो बिल्कुल, क्योंकि ये वाली जो टर्म है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स बाय 2 माइनस का 1/8, इसमें y आपको कहीं पे दिख रहा है नहीं, और डी डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो पार्शियल डेरिवेटिव ये तो कंप्लीट 0 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y हमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो d वाले टर्म को कंसीडर करो, बचा आपका माइनस का आयोटा d, तो माइनस का आयोटा d का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो एक्स स्क्वायर का जब हम करेंगे तो 2x आएगा। आयोटा एक्स बाय 2 को जब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बचेगा, आयोटा बाय 2, यहाँ पे आपका आयोटा आएगा, आई डोंट नो किसने 1 लिखा हुआ है, ठीक है। आयोटा बाय 2 बचा, उसके बाद 1/8 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि डी डैश वाली टर्म्स को तो हमें देखना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है, नेक्स्ट है माइनस ब्रैकेट डी स्क्वायर माइनस 4d डी डैश प्लस 4d डैश का स्क्वायर। तो लास्ट की ये जो 4d डी डैश और प्लस 4d डैश का स्क्वायर, इन्हें तो छोड़ ही दो, इसमें डी डैश इन्वॉल्व है, ठीक है, तो इसका तो 0 हो ही जाएगा। हम करेंगे माइनस का डी स्क्वायर, तो माइनस का डी स्क्वायर का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो भी 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स जब आप यहाँ पे डेरिवेटिव करते हो एक्स स्क्वायर का, तो फर्स्ट टाइम हो जाएगा 2x, सेकंड टाइम हो जाएगा 2, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके आगे की जो भी टर्म्स है वो तो वैसे भी क्यूब में जा रखे हैं, तो सभी 0 हो जाएंगी, क्योंकि आप एक्स स्क्वायर का 3 टाइम्स डेरिवेटिव करोगे तो 0 0 होता चला जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ इतनी ही टर्म्स आएंगी, ठीक है। तो आपने ऑपरेट कर दिया ये पूरी टर्म को ब्रैकेट के अंदर। अब ये सब आपका सेम है। अब आपको क्या करना है कि आयोटा वाली टर्म्स को सेपरेट करना है, और जो भी आपके वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स हैं उनको सेपरेट करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक स्टेप और लिखवाना चाहती हूँ। यहाँ पे आपके पास रहेगा 1/4 e टू पावर आयोटा एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स बाय 2 माइनस का 1/8। यहाँ से देखो, यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस का 2x आयोटा, उसके बाद यहाँ पे है आयोटा बाय 2, और यहाँ पे है माइनस का आयोटा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, मैंने बताया था आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये जो 2 है यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा 1/2। उसके बाद आयोटा से कर दिया हमने दोनों में, फिर यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 2, तो हो रहा है ये। अब हम करते हैं, ये स्टेप आपको जरूर लिख के आना है, अगर आप इससे डायरेक्ट ये स्टेप करते तो पक्का कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो वेरिएबल्स हमारा एक्स स्क्वायर
-1/8 ये कॉन्स्टेंट्स है, -1/8 प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 सेपरेट कर लिया। आयोटा वाली दो टर्म्स है, इनमें से आयोटा कॉमन लिया तो बचा यहाँ से x/2, यहाँ से बचा माइनस का 2x, ये सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब देखो आपको पता है रेज टू पावर आयोटा थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो वो हमने वैल्यू रखी है यहाँ पे। यहाँ से आपके पास बचेगा x², जब इस कंप्लीट को सॉल्व करोगे तो आएगा -13/8, और यहाँ से x/2 माइनस 2x, ऐसे पूरा एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा -3/2x। आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3/2x आयोटा। अब हम ये निकाल के आ रहे हैं एक्चुअल में पर्टिकुलर इंटेग्रल, और आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 जो हमने ली थी उसमें लिखा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, और इसी को ही हम सॉल्व कर रहे थे। तो हमें ओनली इमेजिनरी पार्ट लेना है। इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसमें आयोटा इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि हम पहले cos xy का करते हैं। cos xy को आपने इस टर्म से किया तो क्या यहाँ पे दोनों में ही कहीं पे भी आपको आयोटा दिख रहा है? नहीं, तो इस टर्म को हम स्किप कर देंगे क्योंकि हमें ओनली क्या लिखना है? इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद हमने cos x प्लस वाई को इससे किया, इसमें हमें दिख रहा है आयोटा, तो इस टर्म को हम लिखेंगे। तो यहाँ से देखो ये है -3/2 1/4 -3/8 हो जाएगा x आयोटा cos x प्लस वाई। तो हम cos x प्लस वाई लिखेंगे क्योंकि आयोटा हमें अंडरस्टूड है कि वो इमेजिनरी टर्म हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक टर्म आ गया हमारा -3x/8 cos x प्लस वाई, जब हमने इसको इससे किया, क्योंकि जब हम इसको इससे करते हैं तो हम वो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आयोटा इन्वॉल्व ही नहीं है। जब हमने इसको इससे किया तो वो हम लिखेंगे। अब आती है इसकी आयोटा साइन x प्लस वाई की बारी। इसको जब मैं x² - 13/8 से करूंगी तो आयोटा इन्वॉल्व हो जाएगा, तो ये वाले टर्म हम लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 1/4, फिर x² - 13/8 साइन x प्लस वाई। आयोटा हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि आपकी इमेजिनरी टर्म है। अब बात आती है इसकी, इसको मैंने इससे कर दिया। जब मैंने इसको इससे किया तो देखो यहाँ पे साइन x प्लस वाई माइनस का 3/2x इतना तो आ जाएगा। अब आयोटा इंटू आयोटा जब आप करोगे तो आ जाएगा आपका आयोटा का स्क्वायर, और आपको पता है आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 होकर इसमें फिर से आयोटा गायब हो गया, इसलिए हमने ये टर्म यहाँ पे नहीं लिखी। देखो बहुत बच्चों को इन स्टेप्स में कंफ्यूजन होती है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हमने यहाँ पे कौन सी टर्म्स लिखनी है कौन सी नहीं लिखनी। हमें ओनली इमेजिनरी पार्ट लिखना है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट मतलब जहां पे भी आयोटा इन्वॉल्व हो। अब आप इस वाली को दोनों से करो, आयोटा किस में इन्वॉल्व होगा? इस वाली में, वो लिखा हमने। अब सेकंड टर्म को इन दोनों से करो, आयोटा किस में इन्वॉल्व होगा? फर्स्ट वाली टर्म में, क्योंकि यहाँ पे तो आयोटा 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 का स्क्वायर होकर -1 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म हमने यहाँ पे लिख दी। ये आ गया आपका इमेजिनरी पार्ट, और इसे ही हम कहेंगे पर्टिकुलर इंटेग्रल। सेम हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, x² - 13/8 साइन x प्लस वाई माइनस का 3/8x cos x प्लस वाई। अब एट लास्ट हमें लिखना होता है जनरल सोल्यूशन, जिसका फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाला था, अभी ये पर्टिकुलर इंटेग्रल निकाला है, वो लिख दिया। ये हो गया आपका क्या? जनरल सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 3। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, और नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो आप देख सकते हो कितना बैक टू बैक आया हुआ है। CDLU KU MDU सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें आपके स्टेटमेंट गिवन है सॉल्व दिस इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 4y। वैसे तो राइट हैंड साइड आपकी देखने में बहुत ईजी लग रही है, तो हम स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेप्स करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को लिखना होता है सिम्बलिक फॉर्म में, जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है, लिख दिया आपने। सेकंड स्टेप में आपको FD D' के यहाँ पे जो भी D और D' का फंक्शन है उसके फैक्टर्स करने होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, काफी सारे एग्जांपल्स या क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें इजीली आपके फैक्टर हो जाएंगे। जैसे प्रीवियस में भी हमने मिडल टर्म किया और हमारा इजीली फैक्टर हो गया। यहाँ पे अगर आप देखो तीनों में D है, तो D मैंने कॉमन ले लिया, बचा यहाँ से आपका D, यहाँ से माइनस का D' और यहाँ से -2। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स आपके बन चुके हैं और बहुत इजीली बन गए। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब इसके लिए आपको ये देखना होता है कि जो आपके फैक्टर्स बने हैं वो किस फॉर्म के हैं। तो डी के लिए आपको केस नंबर 5 में गिवन है, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की टेबल थी उसके केस नंबर 5 में, कि अगर आपके पास इस तरीके से ओनली डी फैक्टर आ जाता है तो उसका आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा 5(1)y। ठीक है, 5i मतलब यहाँ पे 2 लेने हैं हमें, तो 2 फंक्शंस लेने पड़ेंगे, इसलिए हमने लिया 5(1)y। उसके बाद d माइनस D' - 2, अगर आपको याद हो ये हम काफी टाइम यूज कर भी चुके हैं। ये है आपका केस 1, जिसमें फॉर्म होती है आपके पास इस टाइप की AD माइनस BD' - C टाइप की, और इसका जो पर्टिकुलर इंटेग्रल होता है वो होता है e⁻c/ax 5bx प्लस ay, इसी टाइप से होता है। तो यहाँ पे देखो e⁻c/ax, पहले हम a b c तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू है यहाँ से 1, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 2। तो c/a मतलब 2/1 हो जाएगा, तो e⁻2x। उसके बाद है 5 2 bx प्लस ay, bx मतलब 1x प्लस
1y, तो x प्लस वाई हो जाएगा सिंपली। यहाँ पे y प्लस एक्स किस लिए लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपका फाई 1y जस्ट सिंक्रोनाइजेशन के लिए, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसके बाद हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटेग्रल। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला जो होता है पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालने का, वो होता है 1/f(d)' मतलब d' का जो भी फंक्शन है आपका z के सामने, ये जो कोफिशिएंट है वो, और f(x, y) आपकी गिवन इक्वेशन की राइट हैंड साइड जो भी x y का फंक्शन है वो। तो जैसे कि बहुत ईजी है, साइन 3x प्लस 4y और कॉस 3x प्लस 4y, इस टाइप के बहुत ईजी होते हैं, हमने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में भी पढ़े हुए हैं। आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है साइन mx प्लस ny से, और यहाँ पे m की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 4। जैसे ही m और n की वैल्यू आती है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ये दे भी रखा है कि डी स्क्वायर के प्लेस पे आप पुट करते हो माइनस का एम स्क्वायर, डी डी डैश के प्लेस पे पुट करते हो माइनस का एम एन, और डी डैश स्क्वायर के प्लेस पे पुट करते हो माइनस का एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे डी डैश स्क्वायर नहीं है इसलिए आपको गिवन नहीं है। इतना चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि माइनस का एम स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि माइनस का एम स्क्वायर आपने कर दिया फिर तो ये एम स्क्वायर बन जाएगा। इस टाइप से करना है, माइनस अलग और एम का स्क्वायर अलग। ठीक है, मान लीजिए एम है आपका 4, तो 4 4 16 और माइनस लग के हो जाएगा माइनस का 16। इसी टाइप से यहाँ पे डी स्क्वायर के प्लेस पे हमने रख दिया माइनस का एम स्क्वायर जो कि है 3, तो माइनस का 3 स्क्वायर, माइनस सेपरेट रखा है। डी डी डैश के प्लेस पे हमें पुट करना है माइनस का एम एन, तो ये माइनस तो पहले से है, यहाँ पे हमने रखा इसके प्लेस पे माइनस का एम एन, और ये जो माइनस का 2d है ये एज इट इज रहेगा। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 9, यहाँ से हो जाएगा प्लस का 12, यहाँ माइनस 2d ये एज इट इज रहेगा। तो आई होप ये आपको यहाँ तक इजिली समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस का 9 और प्लस का 12 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से माइनस का 2d बचेगा साइन 3x प्लस 4y, साइन 3x प्लस 4y। तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1/3 माइनस 2d ये मैंने स्टेप आपको बता ही दिया था। अब आपको क्या करना है, जस्ट सॉल्व करने के लिए हमें पता है यहाँ से साइन जो है अभी भी रिप्लेस नहीं हुआ है, और इतना हमें पता है कि साइन को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, जब हम अपने डिनोमिनेटर में स्क्वायर वाली टर्म्स लेके आए। क्योंकि अभी हमने देखा कि हम अगर कोई भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अगर हमारे पास इस टाइप से है डी स्क्वायर, डी डी डैश या फिर डी डैश का स्क्वायर, अगर ऐसी टर्म्स हैं तभी इसको जो है रिप्लेस कर सकते हैं इन सभी टर्म्स को। अदरवाइज अगर ये डी है तो डी के प्लेस पे मैं ऐसी कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकती इसका यूज करके, सिर्फ जो डिग्री 2 वाली टर्म्स है उन्हीं के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं। ये चीज मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 में बहुत टाइम्स और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर वाली टर्म्स बनाने के लिए 3 माइनस 2d है आपका ऑलरेडी, 3 प्लस 2d से मल्टीप्लाई, 3 प्लस 2d से डिवाइड, इससे क्या होगा यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग के ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 2d का स्क्वायर हो जाएगा 4d स्क्वायर। न्यूमरेटर आपका एज इट इज साइन 3x प्लस 4y एज इट इज। तो अब डिनोमिनेटर में आपकी स्क्वायर वाली टर्म आ गई, इसीलिए हमने ये वाला स्टेप किया था। अब डी स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या पुट करते हैं, माइनस का एम स्क्वायर, तो डी स्क्वायर के प्लेस पे हम पुट क्या करेंगे, माइनस का एम स्क्वायर मतलब माइनस का 3 स्क्वायर जो कि हो जाएगा माइनस का 9। और अब इसको अब सोल्व करो, यहाँ से प्लस का हो जाएगा आपका 36, प्लस का 9 प्लस का 36 इज 45। अब न्यूमरेटर में अगर आपके पास डी या डी डैश है तो वो तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे है, ये आपका सॉल्व हो ही गया था इतना। 1/45 को सेपरेट रखेंगे, कांस्टेंट है। 3 को मल्टीप्लाई कर दो साइन 3x प्लस 4y से, और 2d को कर दो साइन 3x प्लस 4y से, सेपरेटली कर दिया। इसको तो हम और आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें हम क्या कर सकते हैं, d का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कांस्टेंट। तो यहाँ से जब आप साइन 3x प्लस 4y का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, cos 3x प्लस 4y, और 3x प्लस 4y में ब्रैकेट का इसका करोगे, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 3 आ जाएगा, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में होता है तो 4 आता है। तो यहाँ से 3 आ गया, 2 आपका ऑलरेडी यहाँ पे था 2। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 है, कॉमन ले लिया हमने 3 को, तो इस यहाँ पे बाहर आके 3/45, तो 3 1 3, 3 15 45, तो यहाँ पे बचा 1/15 साइन 3x प्लस 4y प्लस 2 cos 3x प्लस 4y। ये आ चुका है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एग्जाम्पल 4। एट लास्ट हमें लिखना होता है जनरल सोल्यूशन, जिसका आप फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये आया था, उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी हमारा ये आया है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करते ही आपका आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन, जो कि आपको पूरे चैप्टर नंबर 4 में फाइंड करना है, ठीक है। अब हम करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 5। अब नाउ नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको गिवन है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये है आपकी। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों अभी मैं समझाती हूँ, आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले हमें इक्वेशन को लिखना होता है सिंपलिक फॉर्म में, जो कि ऑलरेडी गिवन है, लिख दी हमने। फिर हमें फाइंड करना होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो भी आपका एफ डी डी डैश जो फंक्शन है उसके हमें फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो आप डी स्क्वायर प्लस डी डैश प्लस 4 इसको किसी भी टाइप से आप ट्राई कर लो, इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है,
ठीक है, आप इनको फैक्टर्स की फॉर्म में रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो इस टाइप की सिचुएशंस के लिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि एग्जांपल आपका डिफरेंट है। तो जब इस टाइप की सिचुएशन हो कि आप फैक्टर को रिजॉल्व कर ही नहीं सकते, तो हम खुद से एक सॉल्यूशन लेके चलते हैं। मैंने आपके लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, प्रीवियस लेक्चर्स में जब हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, कि दो तरीके के हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे। एक, जब आपके ये फैक्टर्स हो जाते हैं, एफ डी डी डैश के लीनियर फैक्टर्स हो जाते हैं। दूसरा, जब आपके फैक्टर्स होते ही नहीं है, तो उस टाइम पे हम एक सॉल्यूशन लेट करके चलेंगे, खुद से लेके चलेंगे। और वो सॉल्यूशन आपको याद रखना है, वो होता है z इज इक्वल्स टू कैपिटल ए ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई। ये जनरल सॉल्यूशन हमें लेके चलना होता है। अब यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन तो आपने लेट कर लिया, लेकिन इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे कि डी स्क्वायर डी डैश, जब भी हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो उसमें हमारा ये डी स्क्वायर डी डैश ही इन्वॉल्व होगा। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मुझे डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। डी स्क्वायर की वैल्यू के लिए पहले डी की वैल्यू का तो पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डी जेड। डी जेड मतलब आपको जेड का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तो कांस्टेंट है, ये आपका एज इट इज आ जाएगा। ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई, इसका डेरिवेटिव आपका यही होता है। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यहाँ पे जो पार है एच एक्स प्लस के वाई, इसका डेरिवेटिव करना है आपको एक्स के रिस्पेक्ट में। तो के वाई का तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इस टर्म में कहीं पे भी एक्स नहीं है। एच एक्स का हो जाएगा आपका एच, क्योंकि एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, एच आपका एज अ कांस्टेंट है। अब इसकी हेल्प से मैं डी स्क्वायर जेड निकाल सकती हूँ, वरना इसका भी हमें कोई काम नहीं है, हमें काम है डी स्क्वायर जेड का। इसके लिए हमने ये वाला निकाला है। अब इसका मैं अगेन डेरिवेटिव करूंगी तो क्या होगा, ए और ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई एज इट इज। इसका दोबारा से हमने कराया तो एक और एच आएगा, वो इस एच के साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा एच स्क्वायर। सिंपली जैसे आप करते हो पार्शियल डेरिवेटिव वैसे करना है। डी डैश जेड का मतलब आपको इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ से ए कांस्टेंट है, ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई। अब एच एक्स का जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई इन्वॉल्व नहीं है, और आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे ये जो के वाई है, इसका क्या हो जाएगा, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वन, और उसके बाद के आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तीनों टर्म्स हमने निकाल ली। अब हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन ही होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो अब यहाँ पे देखो, मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बता देती हूँ। डी स्क्वायर प्लस डी डैश प्लस फोर जेड इज इक्वल्स टू जीरो। अब मुझे क्या करना है, जेड को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से आएगा डी स्क्वायर जेड, ये डी वैल्यू वो पुट कर देंगे, डी डैश जेड उसकी वैल्यू यहाँ पे है वो पुट कर देंगे। अच्छा, डी स्क्वायर जेड है ना, उसकी वैल्यू ये है, डी डैश जेड की वैल्यू ये है। 4z का मतलब z की वैल्यू क्या थी, ए ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई। तो हम पुट करेंगे 4 ए ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई। इसे हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो सभी वैल्यूज आपने यहाँ पे लिख ली, जो भी डी स्क्वायर जेड की थी, डी डैश जेड की थी, 4 इंटू जेड की थी, वो सभी वैल्यूज लिख ली। राइट हैंड साइड में था आपका जीरो। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ए इंटू ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई इजिली कॉमन ले सकते हो। यहाँ से बचेगा आपका एच स्क्वायर, यहाँ से बचेगा के, और यहाँ से बचेगा आपका 4। तो वो आपने लिख लिया यहाँ पे। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये जो ए ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई, ये तो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यही हम सॉल्यूशन लेके चले। अगर सॉल्यूशन ही जीरो हो जाएगा तो आगे की क्या प्रोसेस करोगे, ठीक है। तो अगर ये जीरो नहीं हो सकता तो बचा एच स्क्वायर प्लस के प्लस 4, ये जीरो होगा। यहाँ से हमें के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। के की वैल्यू आपने निकाली, ये दोनों टर्म्स आपकी माइनस में चली जाएंगी, तो माइनस कॉमन लेके हुआ एच स्क्वायर प्लस 4। देखो के की वैल्यू आप निकालोगे, आएगा माइनस का एच स्क्वायर माइनस का 4, दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो बचा एच स्क्वायर प्लस 4। अब हमें पता है यहाँ पे के और एच में हमने निकाल लिया रिलेशन, हमें अपना सॉल्यूशन ही तो फाइंड करना है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे एच की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पुट करूंगी, के की भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएंगी। तो वही लिखा हुआ है कि फॉर एनी आर्बिट्ररी चॉइस ऑफ एच वी कैन गेट के। एच अगर हम कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू रखते हैं तो के भी हमारे पास के की भी प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो इतना हमने निकाल लिया, यहाँ पे के की वैल्यू निकाल ली। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम किस तरीके से लिखते हैं, समेशन ए ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई, मतलब इसके जितने भी सॉल्यूशंस हैं उन सभी का ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ले रखा है। तो यहाँ से जस्ट हमें क्या करना है, के की वैल्यू पुट करनी है। तो ए ई रेज टू पावर एच एक्स, के की वैल्यू है माइनस एच स्क्वायर प्लस 4, तो के प्लेस पे हमने पुट किया माइनस एच स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई, जहाँ पे ए और एच क्या है आपके आर्बिट्ररी है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको देख के पता चल गया होगा, राइट हैंड साइड है ई रेज टू पावर 4x माइनस वाई। और एक्सपोनेंशियल का पर्टिकुलर इंटीग्रल बहुत ज्यादा इजी होता है, फॉर्म लिख ली हमने 1 अपॉन एफ डी डी डैश, जो भी जेड का कोफिशिएंट था वो ई रेज टू पावर 4x माइनस वाई। हमें क्या करना होता है, ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई, इससे कंपेयर करके हमें वैल्यू निकालनी होती है ए और बी की। तो यहाँ से ए की वैल्यू तो आ गई आपकी 4, बी की वैल्यू आ गई -1। अब हम क्या करेंगे, डी के प्लेस पे पुट करेंगे ए और डी डैश के प्लेस पे पुट करेंगे बी। तो डी का स्क्वायर है मतलब ए का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, डी डैश के प्लेस पे हम पुट करेंगे बी, इसका मतलब
माइनस का 1 प्लस का 4 एज इट इज। यहाँ से हो जाएगा 15, 15 प्लस 4 19, ये आ चुका है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। एट लास्ट हमें लिखना होता है जनरल सॉल्यूशन, जिसका फॉर्मूला लिखेंगे आप सबसे पहले, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये निकला है, पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी दोनों को ऐड करके हमारा आ गया जनरल सॉल्यूशन। इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम में आते हैं, केयू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको सिंपली क्या करना है, एक वर्किंग रूल बना लेना है जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स का बनाया हुआ है। स्टार्टिंग के स्टेप्स तो सेम है, पहले इक्वेशन को सिंपलिक फॉर्म में लिखो, फिर आपको दिख रहा है कि भाई हमारा ये जो डी डैश वाली जो भी फंक्शन है वो फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो जनरल सॉल्यूशन ले लो। जनरल सॉल्यूशन जैसे ही लिया, वहां से आप जो भी वैल्यूज आपको चाहिए, चाहे वो डी डैश स्क्वायर जेड की हो, डी जेड की हो, वो सभी वैल्यूज निकालो। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से होता है, सारी वैल्यूज पुट करी। मेन जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लिखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, वो होता है ये, जो भी आपने सॉल्यूशन लिया उसी का आपको समेशन करना है। ठीक है, यहाँ से आपके के की वैल्यू जो निकली है वो पुट कर दो, ये आ जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और पर्टिकुलर इंटीग्रल एज ऑलवेज जो हम निकालते थे वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, वो भी इसी टाइप से है, तो आप एक और बार समझोगे इसी टाइप के एग्जाम्पल को तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा मेथड जो भी है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको गिवन है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द पीडीई दिस। इसका आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसमें सबसे पहले हमने इक्वेशन को सिंपलिक फॉर्म में लिखा, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके भाई फैक्टर्स होना तो पॉसिबल नहीं है, तो हमने यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन लेट कर लिया। उसके बाद वही सेम वैल्यूज डी जेड, डी स्क्वायर जेड और डी डैश जेड, उसकी सभी वैल्यूज हम निकालेंगे। अब देखें यहाँ पे, यहाँ तक वही सेम है, सेम वैल्यूज हमने निकाल लिया। अब आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम किस तरीके से लिखते हैं। इस वाली इक्वेशन में सारी जो वैल्यूज है, डी स्क्वायर जेड माइनस डी डैश जेड माइनस जेड, इन सभी की वैल्यूज पुट करी। यहाँ से फिर से ए ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई कॉमन लिया, ये कॉमन आया, सॉल्यूशन ही जीरो हो जाएगा, तो फिर इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है जो हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। तो एच स्क्वायर माइनस के माइनस 1 हो जाएगा आपका 0। के की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस 1। अब हमें पता है जैसे जैसे एच की वैल्यू हम पुट करते हैं वैसे ही के की वैल्यू हमारे पास आती रहेगी। तो अब हम लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कैसे लिखते हैं, जो भी आपने सॉल्यूशन लेट करा उसका समेशन कर दो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, के की वैल्यू जस्ट पुट कर देंगे, आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जहाँ पे ए और एच क्या है, आर्बिट्ररी है। अब हमें नेक्स्ट निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, उसके हेल्प से हम लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है, एक्स रेज टू पावर समथिंग, वाई रेज टू पावर समथिंग, तो इजिली आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो निकल ही जाएगा। काफी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं इस टाइप के। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए उसकी जनरल फॉर्म लिख ली, 1/f डी डी डैश, और जो भी आपकी इक्वेशन के राइट हैंड साइड में गिवन रहता है वो। सबसे पहले क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर है इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस जब आप कॉमन लोगे 1 आपका पॉजिटिव बन जाएगा, डी स्क्वायर नेगेटिव बन जाएगा और माइनस का डी डैश आपका प्लस का डी डैश बन जाएगा। तो माइनस कॉमन लिया, सारी टर्म्स चेंज हो गई, एक्स स्क्वायर वाई। अब आपने क्या किया यहाँ पे 1 प्लस दिस, इसको आप न्यूमरेटर में लेके चले गए जिससे कि पावर माइनस हो जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई आपका एज इट इज। अब हमने ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक फॉर्म बन चुकी है प्रॉपर एक्सपेंशन की, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1, जिसका फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये माइनस जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, फिर हम फॉर्मूला यहाँ पे एक्सपेंड कर देंगे, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इस टाइप से एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज रहेगा। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे, देखो 1 यहाँ से आ जाएगा माइनस का डी डैश प्लस का डी स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो 1 पावर वाले टर्म्स है उनको सेपरेट किया, 2 को सेपरेट, 3 वाली को सेपरेट, तो यहाँ से प्लस का डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर लिखा, यहाँ से आ जाएगा प्लस का डी डैश का स्क्वायर, तो डी डैश का स्क्वायर। उसके बाद फिर जब यहाँ से देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर हमने ले लिया, ठीक है, बी स्क्वायर जब आप करोगे तो हो जाएगा डी रेज टू पावर 4, और डी रेज टू पावर 4 मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और वो भी 4 टाइम्स, तो इसका तो सिर्फ 1 ही टाइम हो सकता है, तो ये लेने का कोई फायदा नहीं है। माइनस का 2ab अगर हम करते हैं तो मतलब माइनस का 2 डी डैश डी का स्क्वायर, ये हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें 1 टाइम डेरिवेटिव है वाई का जो हो सकता है, 2 टाइम डेरिवेटिव एक्स का वो भी हो सकता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल नंबर 2 में ही कि किस टाइप से आपको लेके चलना है, उतना ही एक्सपेंशन करो जितनी जरूरत है। एक्स 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो सकता है, वाई 1 टाइम, तो वही सिर्फ लेके चलो आप, एक्स्ट्रा नहीं लेनी। उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई आएगा, डी डैश मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1, यहाँ से है डी डैश का स्क्वायर, डबल टाइम डेरिवेटिव हो ही नहीं सकता वाई का, सिंगल टाइम होगा, 1 आएगा, और 1 का अगेन करोगे वो 0 हो जाएगा, इसलिए 0। डी स्क्वायर मतलब डबल टाइम डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका, तो फर्स्ट टाइम करोगे वाई आपका कांस्टेंट है तो वाई तो आएगा ही, एक्स स्क्वायर का फर्स्ट टाइम करोगे 2x, सेकंड टाइम करोगे 2, उसके बाद है माइनस का 2 डी डैश डी का स्क्वायर,
डी डैश मतलब y के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर का 2 टाइम करो तो 2 आएगा, तो एक 2 ये और एक 2 जो डेरिवेटिव करने के बाद आया, तो 2 इंटू 2 माइनस का 4, फिर ये एज इट इज रहेगा। अब इसको हम कर लेते हैं क्योंकि इसके आगे वाली टर्म्स आपकी जीरो रहने वाली है। माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके चले जाओ तो ये टर्म आ जाएगी आपकी, आ चुका है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब एट लास्ट हमें लिखना है जनरल सॉल्यूशन, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा प्लस में एक पर्टिकुलर इंटीग्रल, और ये आ चुका है कि आपका जनरल सॉल्यूशन। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको गिवन है सॉल्व दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी राइट हैंड साइड में ना 3 आपको टर्म्स गिवन है, एक्सपोनेंशियल वाली, अलजेब्रिक टर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, ठीक है। तो मतलब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें 3 पार्ट्स में स्प्लिट करके इसको करना पड़ेगा। तो आते हैं अपने इनिशियल स्टेप्स पर, जहाँ पर हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है जेड का जो कोफिशिएंट जिसे हम बोलते हैं कैपिटल एफ डी डी डैश, यही होता है ना फंक्शन ऑफ डी डी डैश, इसको हमें स्प्लिट करना है, मतलब इसको फैक्टर्स में डिवाइड करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, देखो मैं आपको एक यहाँ पे जैसे कि मैं बोल रही हूँ स्टार्टिंग से इस लेक्चर में कि इसके कोई भी पर्टिकुलर इसके स्टेप्स नहीं है कि इन स्टेप्स को करके आप इसके फैक्टर्स जो है वो पता लगा सकते हो। इसमें आपको हिट एंड ट्रायल और थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप ये सब कर लेते हो तो फिर आपको जो है पता लग जाएंगे कि किस तरीके से हमें इसके फैक्टर्स जो है वो बनाने हैं, ठीक है। इसका कोई भी पर्टिकुलर मेथड नहीं है। तो मैं किस तरीके से इसके फैक्टर्स बनाना चाहूँगी, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये है डी स्क्वायर, ये है माइनस का डी डी डैश। अगर मैं यहाँ से डी कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, डी माइनस डी डैश। इसी तरीके से लास्ट 2 टर्म्स में से अगर मैं डी कॉमन लेती हूँ तो बचेगा डी प्लस डी डैश। मुझे इतना पता लग रहा है यहाँ से कि डी माइनस डी डैश, डी प्लस डी डैश, इनमें से कुछ तो समथिंग कॉमन आने वाला है इस तरीके से। तो वही हिट एंड ट्रायल आप करके देखोगे। मान लीजिए आपने लिख लिया यहाँ पे डी माइनस डी डैश की, भाई ये एक फैक्टर है, ये हमारा कॉमन आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर हमें निकालना है। अब देखो स्टार्टिंग की टर्म में है डी स्क्वायर, तो डी को मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि डी स्क्वायर आया, ऑब्वियसली डी से। डी को मैंने डी से मल्टीप्लाई किया, डी स्क्वायर आया। उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे डी डी डैश वाली टर्म समथिंग, है ना, और 2d डैश स्क्वायर वाली, इन टर्म्स में से मुझे कुछ समथिंग यहाँ पर चाहिए। डी डी डैश वाली जो टर्म है वो कैसे आ जाएगी, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस का 2d डैश, इससे डी डैश को जब आप इससे करोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, और डी को जब इससे करोगे तो ये डी डी डैश वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से मुझे लास्ट में क्या चाहिए, 2d डैश, तो डी और डी डैश तो ऑलरेडी है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 तो मेरा ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, डी को 2 के साथ करूंगी 2d और डी डैश को 2 के साथ करूंगी 2d डैश। अब ये तो मैंने लिख लिया। अब मैं इसको क्या करती हूँ ना, सॉल्व करके देखती हूँ। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले डी को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई, फिर माइनस डी डैश को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई। तो डी को करते सबसे पहले आ जाएगा आपका डी स्क्वायर, फिर माइनस 2d डैश से करेंगे तो 2 माइनस का 2d डी डैश, फिर प्लस का 2d आ जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस का d डी डैश, फिर आ जाएगा प्लस 2d डैश का स्क्वायर, और फिर माइनस का 2d डैश। दिख रहा होगा आपको, है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो डी स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ से देखो माइनस का 2d डी डैश और माइनस का 3d डी डैश, फिर आ जाएगा यहाँ पे माइनस का प्लस का 2d डैश का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ से आ जाएगा प्लस का 2d एंड माइनस का 2d डैश। अब ये जो आपके पास सॉल्व करके आया, क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रहा है। यहाँ पे साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे मुझे चाहिए माइनस का डी डी डैश, दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, ये माइनस का 2d डी डैश है। अगर मैं यहाँ पे प्लस का करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चेंज करा है, माइनस का साइन मैंने प्लस का कराया, मैं प्लस का करती हूँ तब जाके यहाँ से मेरा माइनस का डी डी डैश आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे चाहिए माइनस का 2d डैश का स्क्वायर, मतलब मुझे यहाँ पे भी क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तब फिर जाके यहाँ पे माइनस हो पाएगा। उसके बाद मुझे चाहिए प्लस का 2d और प्लस का 2d डैश, तो प्लस का 2d तो है, यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तब जाके क्या हो पाएगा, प्लस हो पाएगा। मतलब साइन की कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, और वो गड़बड़ी देखो कहाँ पे हो रही है, कैसे पता लगाओगे, डी डैश वाली जो टर्म्स है उनमें साइन की गड़बड़ी हो रही है। देखो यहाँ पे भी डी डैश है तो साइन चेंज हुआ, डी डैश है तो साइन चेंज हुआ, यहाँ पे भी डी डैश है तो साइन चेंज हुआ, है ना। कॉमन देखना है आपको कि तीनों में कॉमन क्या है, जो तीनों में कॉमन है उसी की वजह से आपके साइन जो है वो इधर उधर हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इन 2 टर्म्स में तो डी और डी भी है, पर लास्ट वाली टर्म्स में तो डी नहीं है ना, जिससे कि हम ये माने कि डी की वजह से साइन चेंज हो रहा है, पर ऐसा नहीं है, डी डैश की वजह से साइन चेंज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, डी डैश के आगे हम कर देते हैं पॉजिटिव। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो डी को पहले सबसे करेंगे तो आएगा डी स्क्वायर माइनस का 2d डी डैश, फिर आएगा प्लस का 2d। अब डी डैश से करेंगे तो प्लस का डी डी डैश, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2d डैश का स्क्वायर और प्लस का 2d डैश, ये हो जाएगा। अब देखो सॉल्व करते हैं तो डी स्क्वायर, यहाँ इन दोनों को सॉल्व करके आएगा माइनस का डी डी डैश, फिर माइनस का 2d डैश का स्क्वायर
प्लस का 2d प्लस का 2d डैश। अब आ चुका है ना आपका करेक्ट। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि इस तरीके से आपको हिट एंड ट्रायल करके देखना, तो फैक्टर्स आपके आ जाएंगे। प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको क्लियर होता रहेगा कि कैसे क्या क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे फैक्टर्स किए, अब वही आपका सारा सेम रहेगा, z इज इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड कंप्लीट सेम रहेगी। अब आपको क्या करना होता है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप कि आपने फैक्टर्स किए अपने गिवन जो भी आपके पास इक्वेशन थी उसके। अब आपको सेकंड स्टेप में निकालना होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए डिफरेंट हमने टेबल पढ़ी थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम डिनोट करते हैं z से। अब देखो दो फैक्टर्स हैं आपके पास, फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस, दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जो फॉर्म होगी वो डिफरेंट होगी। पहले वाला अगर आपको याद हो तो ये किस फॉर्म में है आपका, इसमें आप यूज करोगे केस नंबर 3 जो हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की टेबल में, उसमें ad माइनस बी डी डैश इस फॉर्म में है। तो जब आप इसको ad माइनस बी डी डैश से कंपेयर करोगे तो a की तो वैल्यू 1 आ जाएगी, लेकिन b की वैल्यू आएगी -1, क्योंकि मेन जो फॉर्मूला है उसमें माइनस का साइन है बट यहाँ पे प्लस का है, तो b की वैल्यू आएगी -1। और उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है फाई ऑफ bx प्लस ay, पर हमें यहाँ पे दो फंक्शंस लिखने हैं, दो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो हम फाई 1 फाई 2 इस टाइप से लेके चलेंगे, तो हमारा आ जाएगा फाई 1 ऑफ bx प्लस ay। तो यहाँ पे b तो नेगेटिव है तो उसे हम लास्ट में लिखेंगे। अब आपका a पॉजिटिव है तो हम किस तरीके से लिख देंगे यहाँ पे y, क्योंकि a के साथ y आ रहा है, और फिर bx मतलब माइनस का x, क्योंकि दोनों तो 1 1 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x। उसके बाद सेकंड टर्म है यहाँ पे d माइनस 2d डैश प्लस 2, तो ये किस फॉर्म में है, ad माइनस बी डी डैश माइनस c की फॉर्म में। तो अगर मैं यहाँ से a b c की वैल्यू निकालू तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 2, c की आ गई -2। अब यहाँ पे लिखेंगे फाई 2 क्या, अच्छा e रेज टू पावर, सबसे पहले e रेज टू पावर c बाई ए एक्स, ये फर्स्ट है आपका जो हमने टेबल पढ़ी थी पूरा, उसमें फर्स्ट जो फॉर्म है उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ये। तो e रेज टू पावर c बाई ए एक्स, तो -2/1 -2 होगा और उसके साथ में x, तो e रेज टू पावर -2x। एक मिनट इसको दोबारा ही लिखो, देखो क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर c बाई ए एक्स मतलब माइनस का 2x। फिर उसके बाद है यहाँ पे फाई 2 bx प्लस ए वाई, अब b है 2 तो क्या हो जाएगा 2x प्लस a है 1, तो 2x प्लस वाई, तो यहाँ से क्या हो गया 2x प्लस वाई। तो ये आ चुका है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसके बाद हमें थर्ड स्टेप में निकालना होता है पर्टिकुलर इंटेग्रल। और यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखोगे कि ये जो फाई 1 फाई 2 हम लेके चलते हैं, ये आपके एक्चुअल में आर्बिट्ररी फंक्शंस है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर इनकी वैल्यू हमें नहीं पता, हम जस्ट आर्बिट्ररी ऐसे ही लेके चले हैं। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो ये चीज समझाने की थी, मैंने आपको करा दी, अब हम बुक से ही करेंगे, क्योंकि देखो पर्टिकुलर इंटेग्रल की तीनों फॉर्म, एक्सपोनेंशियल वाली भी आपको आती है कैसे निकालते हैं, x रेज टू पावर 1 y रेज टू पावर 1 जो हमने पढ़ा था ना, वो वाली फॉर्म x रेज टू पावर m y रेज टू पावर n वो लगेगा इसमें, जो हम एक्सपेंशन करके करते हैं वो वाला। और साइन का भी आपको पता है, साइन mx प्लस एन वाई, फिर डी स्क्वायर के प्लेस पे पुट करते हैं, मतलब ये तीनों ही आपको पता है, तो ये हम इजिली बुक में से ही देख लेते हैं। अब यहाँ से करते हैं अपना स्टेप नंबर 3 जो कि है पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालने का। तो उसमें हम पर्टिकुलर इंटेग्रल की फॉर्म क्या होती है हमारी, 1/f डी डी डैश, मतलब डी डी डैश का जो भी आपका टर्म है, जो भी पूरा फंक्शन है वो, और साथ में f ऑफ एक्स वाई, मतलब राइट हैंड साइड में जो भी आपको x और y का फंक्शन गिवन है वो, ये कैपिटल F होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यही फॉर्म हमने लिख ली 1/f डी डी डैश, और साथ में जो भी आपकी इक्वेशन की राइट हैंड साइड थी वो लिख ली कंप्लीट। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, यहाँ पे आपके पास 3 डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, तो इनका हम पर्टिकुलर इंटेग्रल भी डिफरेंट अलग अलग करके निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल वाली टर्म। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल करेस्पॉन्डिंग टू e रेज टू पावर 2x प्लस 3y, तो इसके लिए सेम अपना लिखते हैं। तो इसका एक्सपोनेंशियल वाले का निकालना है, तो इन दोनों टर्म्स को हम नहीं रखेंगे, ओनली एक्सपोनेंशियल वाला रखते हैं। तो इसमें आपको पता है एक्सपोनेंशियल वाले में क्या होता है, ये फैक्टर्स हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, फैक्टर्स किए आपने यहाँ पे। अब आपको पता है कि e रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई से कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालेंगे, तो a की वैल्यू आ चुकी है 2, b की वैल्यू आ चुकी है 3। अब आपको d के प्लेस पे पुट करना है 2 और d डैश के प्लेस पे पुट करना है 3। ऐसे होता है कि d के प्लेस पे a, d डैश के प्लेस पे b, तो यहाँ पे 2 + 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस का 2 इंटू 3 6, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2। इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस का 10 आएगा, तो यहाँ से माइनस का 1/10 e रेज टू पावर 2x प्लस 3y। सिंपल था एक्सपोनेंशियल वाला। अब सेकंड हम करते हैं इसका थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मतलब ये वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, हम काफी टाइम्स कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी होता है क्योंकि हमें इसमें एक्सपेंशन लगानी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ पे लिख लिया आपने सेम वही। अब ओनली एक्स वाई वाली टर्म,
क्योंकि इसका हम कर चुके हैं, इसका हम बाद में करेंगे ओनली एक्स वाई वाली टर्म। तो इसमें हमें करना होता है एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन करने के लिए वो फॉर्म में भी तो होना चाहिए, लाइक 1 प्लस एक्स रेज टू पावर समथिंग, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर समथिंग, इस टाइप में। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली टर्म्स में से डी कॉमन ले लेते हैं, सेकंड टर्म में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से जब हमने डी कॉमन लिया तो यहाँ पे तो बच जाएगा 1, और यहाँ पे देखो डी डैश है, डी तो कहीं पे था ही नहीं, तो डी से हमने डिवाइड किया, डी से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई वाला तो चला गया कॉमन, और ये डिवाइड वाला यहीं पे रह गया, तो डी डैश बाई डी। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो देखो 2 कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे डी माइनस 2d डैश है, इसमें से हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई वाला कॉमन आ गया, डिवाइड वाला ये रहा इसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक्सपेंशन जो है वो किस टाइप के होते हैं, जैसे 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1, इन्हीं टाइप से एक्सपेंशन हमने की, और यही एक्सपेंशन सबसे ईजी होती है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों ही टर्म्स को आप न्यूमरेटर में लेके चले जाओगे, जिससे इनकी पावर हो जाएगी -1। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भी दोनों टर्म्स कॉमन ली थी हमने, वो तो ये रही 2 और डी, और जो डिनोमिनेटर में थी हमारी ये दोनों टर्म्स, इसको न्यूमरेटर में लेके गए तो पावर कितनी हो गई, -1, और एक्स वाई आपका एज इट इज रहेगा। अब हम ना एक्सपेंशन लगा देते हैं, आपको पता है यहाँ पे एक्सपेंशन लगाएंगे 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1, और सेम यहाँ पर भी। तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1 की एक्सपेंशन क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये होती है आपकी 1 माइनस एक्स, प्लस का साइन है ना तो ऑल्टरनेट साइन आएंगे, 1 पॉजिटिव है तो अगली टर्म नेगेटिव होगी, फिर से पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, नेगेटिव एक्स क्यूब, ऐसे ही पॉजिटिव आपका ऐसे चलता रहेगा। तो ये एक्सपेंशन आपको लगानी है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो एक्स है आपका डी डैश बाई डी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, मतलब 1 माइनस डी डैश बाई डी, फिर प्लस डी डैश का स्क्वायर बाई डी का स्क्वायर, इस टाइप से चलता रहेगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, इस टाइप से। यहाँ पे एक्स क्या है आपका, ये डी माइनस 2d डैश बाई 2, एक्स वाई एज इट इज। अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करके और फिर एक्स वाई को ब्रैकेट के अंदर जो है वो अप्लाई करते रहेंगे। तो ये तो अभी सभी आपका एज इट इज रहेगा, इस वाली टर्म को सॉल्व करते हैं। तो ये जो 2 है इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, यहाँ से होगा आपका d बाई 2, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2d डैश बाई 2। तो यहाँ से ये जो d बाई 2 है इसको हमने लिख दिया ऐसे हाफ d, मतलब d बाई 2 ही है इसका मतलब। फिर ये 2 से 2 कैंसिल होके क्या बचेगा आपका माइनस का d डैश, उसके बाद 2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, तो 1/4 बाहर है। उसके बाद यहाँ पे लगाओगे d माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला आपने लगाया। अब एक्स वाई को इस वाले ब्रैकेट में ऑपरेट करोगे, ठीक है, क्योंकि पहले इसमें ऑपरेट करेंगे फिर जो आएगा उसको इस वाले में ऑपरेट करेंगे। तो आपने जब ऑपरेट किया, यहाँ पे देखो एक्स वाई है, एक्स वाई को 1 से किया एक्स वाई आया। अब यहाँ पे है माइनस का हाफ डी, डी का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो वाई तो कांस्टेंट है, ठीक है, और हाफ भी कांस्टेंट है, तो हाफ वाई तो आपका एज इट इज रहेगा। अब एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव और विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा। उसके बाद है माइनस का डी डैश, मतलब डी डैश का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, और वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 हो जाएगा। फिर 1/4 एज इट इज, यहाँ पे डी स्क्वायर, मतलब हमें एक्स का 2 टाइम्स करना है। अब यहाँ पे आप एक्स और वाई किसी का भी देख लो, 2 टाइम्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स का आप 1 टाइम करोगे वाई आएगा, और वाई का दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे 0। फिर अगर डी डैश का अगर आप देखो वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई के रिस्पेक्ट में आपने किया तो एक्स आया, एक्स का वापस से वाई के रिस्पेक्ट में 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों टर्म्स में जो स्क्वायर वाली है 0 रखा गया है। यहाँ से है माइनस का 4 डी डैश, डी डैश करते हैं सबसे पहले, तो डी डैश मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स आएगा, और फिर डी ऑपरेट करेंगे मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, तो इसलिए -4 × 1 -4 बचा। अब यहाँ पे ये सारा सेम है, यहाँ से एक्स वाई, यहाँ से बचा माइनस का हाफ वाई, यहाँ से हो गया प्लस का एक्स, ठीक है, और यहाँ से जब कट करेंगे तो आएगा 1, मतलब माइनस का 1। तो ये सब सॉल्व करके आपका आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया, ये जितने भी जो भी टर्म्स हैं आपके इस वाले ब्रैकेट में, उसको 1 से करोगे तो ये सारी टर्म्स यहाँ तक सेम आ जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, 1/d को एज इट इज रखा, डी डैश मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इन सभी टर्म्स पे ही अप्लाई करेंगे, तो 1/d एज इट इज। अब एक्स वाई का करो आप, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, एक्स कॉन्स्टेंट है वो आएगा, वाई का 1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का हाफ वाई, तो माइनस का हाफ कांस्टेंट है वो आएगा, वाई का 1, और इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कहीं पे भी वाई इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट हम आती है डी डैश स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। तो ये मैंने आपको यहीं पे बता दिया था कि एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो सेकंड डिग्री तक पॉसिबल ही नहीं है, सेकंड ऑर्डर तक पॉसिबल ही नहीं है, वो 0 0 आ जाएगा, तो इसलिए इस टर्म के लिए सारा 0, तो सिर्फ हमारे यहाँ पे 2 टर्म्स जो है वो अप्लाई हो सकती हैं। उसके बाद है यहाँ पे 1/2d
यहाँ पे एक्स वाई माइनस हाफ वाई प्लस एक्स माइनस वन सब एज इट इज है। बस क्या कर देंगे, ये वाले जो टर्म है इसको हम क्या कर देंगे, वन बाय डी ऑपरेट। अब जैसे कि आपको पता है कि डी का मतलब होता है कर्ल बाय कर्ल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरीके से अगर आप डी का रेसिप्रोकल कर दो तो वो बन जाता है आपका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वन बाय डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे ये टर्म है आपके पास एक्स माइनस हाफ, एक्स का आप इंटीग्रेशन करो तो एक्स स्क्वायर बाय टू आएगा, वही लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर बाय टू। उसके बाद है माइनस का हाफ और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा। अब हाफ तो एक कांस्टेंट है, इस तरीके से होगा इसका इंटीग्रेशन। देखो जैसे माइनस का हाफ है तो इस तरीके से हाफ dx, ठीक है। तो हाफ तो कांस्टेंट है, फिर जब आप dx का तो ये बाहर आ गया, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इससे कैंसिल होकर x बचता है, तो वही सेम चीज है, प्लस का हाफ x हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो और थोड़ा सा सॉल्व कर लिया गया है कैसे। अब यहाँ पे सारी जब जैसे मतलब आप क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग से ऑपरेट करते हुए चल रहे हो, चाहे वो डी है, वन बाय डी है, कुछ भी है। अब आपका लास्ट बचा है ये वाला वन बाय डी, इसको हम ऑपरेट करेंगे। इसका मतलब भी क्या है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हाफ कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा। अब आप एक्स वाई का इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई तो कांस्टेंट है एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय टू, तो एक्स स्क्वायर वाई बाय टू आ गया। यहाँ से आपके पास माइनस का हाफ वाई, तो ये कंप्लीट कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा। फिर आपके पास बचेगा dx, dx का इंटीग्रेशन x, यहाँ से x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, इस टाइप से होता है ना इंटीग्रेशन, अगर ऐसे हो वन dx तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होकर x आएगा, तो यहाँ पे माइनस का x, एक्स स्क्वायर बाय टू है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री, और एक ये जो टू पहले से है तो टू इंटू थ्री सिक्स, मतलब एक्स क्यूब बाय सिक्स। उसके बाद है वन बाय टू एक्स, तो वन बाय टू कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, तो जो बाय में टू आया वो टू के साथ मल्टीप्लाई होकर फोर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाय फोर। तो ये सभी का इंटीग्रेशन कर लिया आपने। यहाँ पे कोई भी स्टेप अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो इजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वन बाय टू को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे फोर हो जाएगा, यहाँ पे फोर हो जाएगा, फोर यहाँ पे टू हो जाएगा, यहाँ पे 12 8, इस टाइप से वही किया हुआ है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा हुआ है लाइक जैसे एक्स स्क्वायर वाई बाय फोर, उसके बाद हमें दिख रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है, एक्स स्क्वायर बाय फोर है, और साथ में ही हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय एट है। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो थ्री एक्स स्क्वायर बाय एट आएगा। फिर है माइनस का वन बाय फोर एक्स वाई, उसके बाद है माइनस का एक्स बाय टू, माइनस का एक्स क्यूब बाय थ्री। जस्ट इन दोनों को सॉल्व करा है, बाकी सारी टर्म जो है आपकी वो एज इट इज है। तो ये आ चुका है आपका पर्टिकुलर इंटेग्रल करेस्पॉन्डिंग टू एक्स वाई के लिए, इस टर्म के लिए आपका ये है पर्टिकुलर इंटेग्रल। अब लास्ट हमारे पास जो टर्म बची है वो है साइन टू एक्स प्लस वाई, तो इसका पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए वन बाई एफ डी डी डैश पूरा रखा, उसके बाद साइन टू एक्स प्लस वाई। तो आपको पता है कि जब साइन या कॉस वाली फॉर्म होती है तो हम कंपेयर करते हैं इससे, साइन एम एक्स प्लस एन वाई से। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एम की वैल्यू है टू और एन की वैल्यू है वन। एम और एन की जैसे ही वैल्यू आती है फिर हम क्या करते हैं कि डी स्क्वायर के प्लेस पे हम पुट कर देते हैं माइनस का एम स्क्वायर, डी डैश के प्लेस पे पुट कर देते हैं माइनस का एम एन, और डी डैश स्क्वायर के प्लेस पे पुट कर देते हैं माइनस का एन स्क्वायर। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्या क्या पुट करना है। माइनस का एम स्क्वायर, ये माइनस अलग है, ठीक है, इसी में ही नहीं लेना, ये माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, उसके बाद माइनस एम एन, तो माइनस टू इंटू वन इज टू, माइनस एन स्क्वायर मतलब माइनस वन। तो ये जहाँ पे भी आपको ये दिखे ना डी स्क्वायर डी डैश, ये उसके प्लेस पे तीनों वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे डी स्क्वायर है तो ये पुट किया हमने, माइनस का टू स्क्वायर मतलब माइनस का फोर हो जाएगा। डी डैश के प्लेस पे हमने पुट किया माइनस का टू, डी डैश स्क्वायर के प्लेस पे तीनों वैल्यूज सेम हमने पुट करी यहाँ पे। टू डी प्लस टू डी डैश एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। सॉल्व करेंगे इन सभी को, तो देखो यहाँ से आएगा आपका माइनस का फोर, यहाँ से हो जाएगा प्लस का टू, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का टू। देखो यहाँ पे बुक में फिर से एक चीज मिस्टेक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि ये मिस्टेक नहीं करनी। जैसे मैंने करा यहाँ पे माइनस का एन स्क्वायर, मतलब माइनस का एन की वैल्यू है वन, तो वन का स्क्वायर इस टाइप से। ये माइनस आपको इसी के साथ नहीं लेना, अगर आप माइनस इसी के साथ ले लोगे तो माइनस वन इंटू माइनस वन वन आएगा, बट इसका आंसर आना है माइनस वन, ठीक है ना। ये माइनस हमें सेपरेट लेना है तीनों ही टर्म्स में। यहाँ पे वही मिस्टेक की हुई है, ये माइनस जो है ये सेपरेट है, आपको ऐसे करना है वन का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब आपका देखो माइनस का टू है, ठीक है, और ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का टू। अब देखो प्लस का फोर माइनस का फोर जीरो, मतलब ये सभी टर्म सॉल्व होके आ गई आपकी जीरो, बचा टू डी प्लस टू डी डैश और साइन टू एक्स प्लस वाई एज इट इज। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको पता है कि साइन और कॉस जब भी होता है तो हम स्क्वायर वाली टर्म्स के लिए ही वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आपको ट्राई करना है कि आप डिनोमिनेटर में स्क्वायर वाली टर्म्स बना सको। उसके लिए आपने यहाँ से टू कॉमन ले लिया, बचा आपका डी प्लस डी डैश। यहाँ पे एक स्टेप मिस है जो मैं आपको करके दिखाती हूँ। टू आपने कॉमन लिया,
बचा डी प्लस डी डैश। तो मैं देखो मुझे ना बनाना है यहाँ पे इनके प्लेस पे स्क्वायर, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि डी माइनस डी डैश से मैंने डिवाइड कर दिया और उसी से मैंने क्या कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग के ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आ गए ना दोनों स्क्वायर वाले टर्म्स। तो वही सेम चीज यहाँ पे कर रखी है इन्होंने, ये वाला स्टेप आपको करके दिखाना है कि डी माइनस डी डैश से मल्टीप्लाई और इसी से ही डिवाइड। तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो साइन फिर से वैल्यूज तो मैंने लिखी रखे हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। तो हाफ आपका एज इट इज रहेगा, ऊपर डी माइनस डी डैश एज इट इज, डिनोमिनेटर में देखो डी स्क्वायर और माइनस का डी डैश का स्क्वायर, तो यहाँ पे डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस का 4, उसके बाद है अगेन माइनस का साइन डी डैश का स्क्वायर, उसके प्लेस पे माइनस का 1 और साइन 2x प्लस वाई एज इट इज। तो अब देखो माइनस का 4 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 3 इंटू 2 माइनस का 6, तो इधर आ जाएगा माइनस का 1/6 और ये d माइनस डी डैश साइन 2x प्लस वाई। अब हमारी ये वाली टर्म आ चुकी थी, मैंने अभी आपको प्रीवियस पेज पे कराई। अब इसमें आपको क्या करना है कि साइन 2x प्लस वाई पे पहले d ऑपरेट करना है, फिर माइनस का d डैश ऑपरेट करना है। जैसे कि आपको पता है d का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और d डैश का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे देखो -1/6 एज इट इज रहेगा। पहले डी ऑपरेट करते हैं, मतलब साइन 2x प्लस वाई का आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होता है साइन x का डेरिवेटिव cos x, और x का वापस से डेरिवेटिव करोगे तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए 2, क्योंकि y तो कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, तो ये वाला 2 ये रहा यहाँ पे। माइनस का है डी डैश, मतलब साइन 2x प्लस वाई का आपको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो cos 2x प्लस वाई हो जाएगा। y के रिस्पेक्ट में है तो जब आप इसका वापस से 2x प्लस वाई का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में है, y के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया माइनस का cos 2x प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे है 2 cos 2x प्लस वाई, यहाँ पे माइनस का 1 cos 2x प्लस वाई, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल करेस्पॉन्डिंग टू साइन 2x प्लस वाई। अब हमें लिखना होता है कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन आप बोल सकते हो। फॉर्मूला जरूर लिखोगे आप, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये रहा, इतना हमने निकाला था। पर्टिकुलर इंटेग्रल 3 पार्ट्स में निकाला है, तीनों पार्ट का आप लिखोगे यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट का आपका ये है, ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म के करेस्पॉन्डिंग निकला था। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं जो कि x रेज टू पावर 1 और y रेज टू पावर 1 के करेस्पॉन्डिंग निकला था, और अभी ये हमारा निकला -1/6 cos 2x प्लस वाई। तो इन सभी को ऐड करके क्या आ गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, और यू कैन से जनरल सॉल्यूशन। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर 4, और एक्सरसाइज 4.2 जो है वो आपको ट्राई करनी है। इसके बाद सिर्फ ये आपकी एक्सरसाइज 4.2 रहती है, और इसमें आप क्वेश्चंस देख सकते हो। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें ऑलरेडी फैक्टर आपको करके गिवन है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको फैक्टर्स करने हैं। तो देखो फैक्टर्स के लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं आपके पास, और बाकी आप समझदार हो कि आपको अगर नहीं होता किसी भी तरीके से तो आपको कैसे करना है, ठीक है, तो उतना आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज 4.2 ट्राई करनी है। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कमेंट करते हैं कि मैम एक्सरसाइज भी कराऊँ। देखो एक्सरसाइज कराने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा ये मानना है कि अगर आपने एक्सरसाइज का बेसिक एग्जाम्पल्स अच्छे से कर लिए हैं, अच्छे से समझ लिया है, तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको हर एक लेक्चर में ये बोलती हूँ और बीच में भी बोलती रहती हूँ कि अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, वेदर इट इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज और मिडिल ऑफ द लेक्चर, आप कमेंट इजीली कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक्सरसाइज होमवर्क में दे दी तो उससे रिलेटेड डाउट आपको सॉल्व करवाया ही नहीं जाएगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करो, आपको अगर कोई भी छोटा डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ही आपको आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज एक सेपरेट डाउट लेक्चर की सीरीज है हमारी, उसमें हम डाउट लेक्चर जो है वो अपलोड करेंगे, ठीक है। और इससे आप क्या कर सकते हो ना, खुद को एनालाइज कर सकते हो कि आपने ये 2-3 लेक्चर्स बैक टू बैक देख लिए हैं, बेसिक के एग्जांपल्स के सारा समझ लिया है, तो आपको कितना समझ में आया। अगर आप खुद से क्वेश्चंस करोगे ना, देखो लेक्चर देखते हुए क्या होता है, आपको सब समझ में आता रहता है, बट जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं है, ये इस पॉइंट में मुझे डाउट है। तो ये एक सेल्फ एनालाइजेशन के लिए होता है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसी के साथ कंप्लीट करते हैं आज का लेक्चर। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेक्चर को लाइक कर देना, और जिन भी स्टूडेंट्स को नीड है इस टाइप के लेक्चर्स की उनके साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो काफ़ी सारे और स्टूडेंट्स हैं जिनको इन टाइप के लेक्चर्स की ज़रूरत है, तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। टिल देन स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।